डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इसके पहले सेशन में 2-3 वेबिनार मीट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 कंसर्न है, तो आने वाले समय में डेली बाइट्स के और ज़्यादा आपको इस तरह के ओपन सेशंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसको कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में आपको ग्रुप का लिंक वगैरह मिल जाएगा। एंड मुझे पता चला है कि जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का ग्रुप है उसमें एक बार में 2000 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो हमारा ग्रुप फुल हो गया है। आप लोगों को नया ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन का। कोई भी कैंडिडेट ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 में है, तो जैसा कि आपको पता है सीयूईटी वगैरह उसका एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो एग्जाम सब काफ़ी पहले ही होने लगे हैं। मतलब पेपर पहले ही हो जाएगा, एडमिशन चाहे आपका बाद में हो। ठीक है, पेपर जो है मतलब पहले ही हो जाता है, एडमिशन चाहे बाद में हो। तो पेपर और एडमिशन के मसले पर आने से पहले कुछ बेसिक सा एक वाक्य है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा आप अपना समझ डिवेलप करिए, तभी प्रिपरेशन क्लासेस, तभी कहीं पर प्रिपेयर करना, तभी क्या पढ़ें ना पढ़ें, तभी आपको हेल्पफुल रहता है। जैसे अगर आपने कभी देखा हो, बहुत सारे लोग होता है सुबह सुबह जो है टीवी पर बैठ के प्रवचन वगैरह सुनते रहते हैं किसी बाबा जी का। वो बता रहे होंगे कि देखो तुम्हारा पड़ोसी ना हमेशा तुम्हारे जीवन में रहता है, कभी उससे लड़ाई मत करो, तुम्हारे सुख में दुख में तुम्हारा पड़ोसी ही काम आएगा। और शाम को पता चलेगा पड़ोसी के बच्चे का बॉल तुम्हारे छत पर आ गया, तो वो बॉल देने में भी आपके घर के जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनका टोटली न्यू बिहेवियर, न्यू ट्रेड देखोगे। हर दूसरे दिन किसी न तो किसी का पड़ोसी से लड़ाई चल रहा है, और हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी सुबह किसी बाबा जी का लोग प्रवचन बैठ के क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो सुनना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में उतार रहे हैं। अगर हम सिर्फ अच्छी बातें सुनकर अपने लाइफ में उतार पाते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं, तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका यूट्यूब पे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख सब्सक्राइबर हैं, 25-25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो सुबह शाम बैठ के मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं। लोग सुबह शाम टीवी खोल रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी नहीं, कोई भी ऐसे बाबा जी लोग टीवी पर थोड़ी ना बैठे हुए हैं जो किसी को कुछ गलत सिखा रहे हों। बातें तो सारी सही ही कर रहे हैं और सुनने वाले सब सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हार्डली ही कोई ऐसा होता है जो उन बातों को सुन करके अपने जीवन में कोई बदलाव ला पाता है। हार्डली ही कोई ऐसा होता है कि उस प्रवचन को सुने और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए। सेम टू सेम जाता है प्रिपरेशन क्लासेस को लेकर, करियर काउंसलिंग को लेकर, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर, कि आप सुनते तो हो लेकिन रेमेडी भी आपको अपने हिसाब से चाहिए होता है। आप डॉक्टर के पास तो जाते हो, लेकिन आपको उसका दवा भी अपने हिसाब से चाहिए होता है। जैसे रिसेंटली मुझे डेली बाइट्स के हैंडलर से ये पता चला कि कुछ कैंडिडेट्स को कुछ क्वेरी था। 2 डेली बाइट्स पर वॉइस कॉल की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बीएड वगैरह में बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सॉर्ट इट ऑन मोबाइल। बट रिसेंटली माई हैंडलर इन्फॉर्म मी कि सर, कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें बता रहे थे कि सर ने तो उनको ओपन मीट में डांट दिया। बताइए ऐसे कैसे सर हमको कह सकते हैं? मतलब ये प्रश्न तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि ऐसे कैसे सर कह सकते हैं ये बात। आप स्वयं से देखिए ना कि आपको आपके घर में आपका गार्जियन छोड़ के आखिरी बार आपको किसी कौन ऐसा व्यक्ति था, क्या आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति था आपका गार्जियन छोड़ के जिसने आखिरी बार आपको डांटा हो? 4 बात सुनाया हो वो एक अलग बात है, किसी को 10 गाली देना, भगा देना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको वाकई में जेन्युइनली आउट ऑफ कंसर्न उसने डांटा हो कि भाई तुम बेहतर करो। पता है, ये प्रॉब्लम आपको गार्जियन लेवल से दिखने लगेगा, ये प्रॉब्लम आपको गार्जियन लेवल से दिखने लगेगा कि वाकई में आपको कोई जेन्युइनली कंसर्न हो। अदरवाइज मुझे क्या पड़ा है कि मैं आपको कहूँ कि भाई इसका फॉर्म आप टाइम से भर लीजिए, सीयूईटी का फॉर्म पहले आ रहा है, इसका फॉर्म बाद में आ रहा है। हमारे बैचेस का टाइम टेबल और शेड्यूल बहुत क्लियर है। आज 30 नवंबर है, 30 नवंबर को रात में 8:30 PM से 9 PM पे सभी क्लासेस मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स की शुरू हो रही हैं। एंड इस सेशन के बाद सीधे मुझे क्लास लेना है। बैचेस कंप्लीट है, सब में जितना स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड था सब कुछ कंप्लीट है, तो मुझे तो क्लास की तैयारी करनी चाहिए। फिर भी आपको क्यों ये चीज़ बताया जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि आप इस बात पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि अगर आप नहीं जागरूक हो, अगर आप अपने काम में खुद से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो, तो तुम्हारे ज़िंदगी में इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स
दूसरा कोई भी तुम्हारे काम को लेकर सीरियस नहीं है। अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो तो तुम्हारे काम को लेकर कोई सीरियस नहीं है। अगर तुम्हारा उस काम में सीरियसनेस दिखेगा ना तो बाकी के लोग भी तुम्हारे तरफ सीरियस नजर देखेंगे, यार ही और सी सीरियस अबाउट द वर्क। तो उसी तरह प्रिपरेशन को भी लेकर है। आप ये सोच सकते हो कि यार मैं तो अभी फाइनल ईयर में हूं, मैं पहले सेमेस्टर एग्जाम दे लेता हूं। अच्छा मेरा तो सर ना अभी 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, तो सर अभी तो 6th सेमेस्टर जुलाई में होगा ना, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। उसके बाद आप सोचोगे नहीं, उसके बाद सीधा सीधा आपका 1 ईयर ड्रॉप हो जाएगा। एंड कोई बच्चा क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाता है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद बीएड में जाए, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में बीएड में जाए। बीच में ना बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर थोड़ा सा भी आप चूक जाओ तो आपका 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा बात है, अगर हल्का सा भी आपका एडमिशन में चूक हो गई तो। दूसरा फिर यही तरीका बचता है कि पैसा वैसा देकर इधर उधर 3-5 करके किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। अच्छा जो बच्चे पैसा वैसा देके 3-5 करके एडमिशन लिए हैं उनका बेड़ा और गर्क चल रहा है। पैसा भी दिए हैं, कुछ समझने को भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो इस तरह के कॉलेजेस और संस्थाएं हैं जो पैसे पर डिग्री देते हैं आपको, समझ रहे हो, पैसे पर तुमको डिग्री दे दे रहे हैं, तो वो तो कॉलेजेस बने ही इसी काम के लिए, उनका तो पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपको बैठ के पढ़ाएं, बट आप इस बात को समझिए कि बीएड या टीचर एजुकेशन के फील्ड का कोई भी डिग्री बेसिकली पढ़ाई के लिए नहीं होता है, वो बेसिकली एक ट्रेनिंग कोर्स है। इसीलिए जो भी इस तरह के टीचर एजुकेशन के फील्ड के डिग्री होते हैं, इस पे जॉब इमीडिएट बेसिस पर मिलता है, वो प्रोफेशनल डिग्री होता है। जैसे कि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में इसको बीटीसी कहते हैं, या डीएलएड कह लो, या जेबीटी कह लो, तो जो ये डिप्लोमा लेवल का टीचर एजुकेशन डिग्री है, लेकिन देखोगे उसके बाद भी उसको प्राइमरी में टीचिंग का जॉब मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री से जुड़ा हुआ मसला है। उसी तरह कोई बच्चा बीएड कर रहा है, कोई बच्चा बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाला कोर्स कर रहा है, तो ये क्या है, उसके तुरंत बाद उसको जॉब क्यों मिलता है? आखिरकार ग्रेजुएशन के बाद नहीं मिलता है, बीएड के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि मिलने लगता है? इट्स जस्ट कि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, इट्स जस्ट कि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो जब आप प्रोफेशनल डिग्री में जाते हो ना, तो प्रोफेशनल डिग्री में पढ़ाई से ज़्यादा पूरा फोकस ट्रेनिंग पर रहता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर बीएड में एडमिशन लेता है और उसको ये लग रहा है कि वहाँ जाकर उसको कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, तो नहीं, जितनी पढ़ाई आपको करनी थी आपने कर लिया। आपको बीएड में मेजरली केवल और केवल आपका ट्रेनिंग होगा। अब होता क्या है, ये चीज़ आपको समझना है कि अच्छी चीज़ सीखने के लिए, अच्छा ट्रेनिंग के लिए आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी रिक्वायर्ड है। और जिसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा है तो आप सीख ही लोगे। हाँ, ये एक इनिशियल बस बेंचमार्क है कि हाँ भाई थोड़ा पैसा खर्च करके सही सामान खरीद के लाए हो तो क्वाइट पॉसिबल रहता है कि बेटर हो। उसी तरह कॉलेजेस को लेकर है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक तो उनका फ़ीस कम होता है, हार्डली 5,000, 7,000, 8,000 फीस है पूरे साल भर का। वो फ़ी देने के बाद आपका ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक ठाक तरीके से वो सिखा दें, ट्रेनिंग हो जाए आपका, तो कहीं ना तो कहीं प्रोफेशनली आप ज़्यादा पॉलिश्ड रहते हो साल भर बाद, 1.5 साल 2 साल बाद जॉब करने के लिए। यही रीज़न है कि आपकी इस पर पूरी कोशिश होनी चाहिए। खैर, इसी कड़ी में एक एग्ज़ाम है आजकल, जैसे आप सब लोग सुन रहे होंगे, सीयूईटी का एग्ज़ाम जो होता है। तो बेसिकली सीयूईटी का एग्ज़ाम क्या है? सीयूईटी कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है। सीयूईटी एक जस्ट एक एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है, ठीक है। उस एग्ज़ाम को आप दोगे, उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, और वो स्कोर कार्ड लेकर आप अपने पास रख लो। बस जब होगा क्या, कल को मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड का फॉर्म निकला, कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड का फॉर्म निकला, तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड का फॉर्म फिल करोगे, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ना अपना एंट्रेंस नहीं कंडक्ट करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी बस तुमसे बीएड का फॉर्म फिल करवाएगी और कहेगी कि अच्छा देख लेगी लिस्ट, अच्छा कितने बच्चे बीएड का फॉर्म फिल किए, जितने लोग फिल किए रहेंगे उन सब से कहेगी कि अपना अपना सीयूईटी का स्कोर हमको टाइप करके भेज दीजिए, और उसी वो सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर मेरिट बना देगी, ठीक है। तो जो सीयूईटी का एग्जाम है ना, बेसिकली ये मार्च के महीने में ही ऑलमोस्ट हो जाता है। तभी तो मार्च के महीने में सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा, और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऑलमोस्ट इसका रिजल्ट आ जाता है। ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं ये टेंटेटिव है आपको, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद जानते हो क्या होगा, जब जून आएगा, जुलाई आएगा, तो बीएचयू अपना फॉर्म रिलीज करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अपना फॉर्म रिलीज करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपना फॉर्म रिलीज करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक अपना फॉर्म रिलीज करेगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपना फॉर्म रिलीज करेगी। इसी तरह इंडिया में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सब लोग अपना फॉर्म रिलीज करेंगे। बस होगा क्या ना, ये लोग एग्जाम नहीं कराएंगे,
फॉर्म रिलीज करने के बाद ये कहेंगे तुमसे हमारा फॉर्म फिल कर लो और हम एग्जाम नहीं कराएंगे, तुम्हारा जो CUET में स्कोर रहेगा उसी के बेसिस पर मेरिट बना देंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए CUET का एग्जाम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मान के चलिए कि CUET का एग्जाम जो है आपको मार्च के मंथ में देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल भी मैं दूं, मैं खुद ऑलमोस्ट 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं एंड 5 साल से ऊपर से ही कर रहा हूं इनफैक्ट। तो जब कोई किसी बच्चे को मैं बात कहता हूं कि इस डेट या टाइम पर आपको एग्जाम होगा, तो आप मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली उसी डेट और टाइम पर होगा। तो अगर मैं मार्च के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं कि मार्च में होगा, तो पहले ना डेली बाइट्स का बैच 2 पता है कब बनता था? अप्रैल के महीने में बनता था। लेकिन इस बार देखेंगे बैच 2 30 नवंबर यानी कि नवंबर एंड में ही बन रहा है। क्यों बन रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि मार्च में CUET का एग्जाम होगा। तो जब कोई भी बच्चा CUET का एग्जाम देगा तो उसको CUET का एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। फिर फ्यूचर में कुछ समय बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगी, BHU अपना फॉर्म रिलीज करेगी, सभी यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म रिलीज करेंगी। अब आपको यहां पर ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने यहाँ एडमिशन CUET के स्कोर पर लेती हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन CUET के स्कोर पर लेती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लेती है और जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया है, अब मान लो जामिया यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो जामिया CUET के स्कोर पर एडमिशन नहीं लेती है। जामिया अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाती है कि नहीं भैया हमको CUET से एडमिशन नहीं लेना, हम अपना एग्ज़ाम खुद करवाएंगे। एटलीस्ट अभी तक तो जामिया अपना एग्जाम खुद करवाती है, कल को CUET से लेने लगे तो एक अलग मसला है। उसी तरह तुम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT RIE B.Ed करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जगह है, वन ऑफ द प्रीमियम जगह है। वहां पर भी देखोगे NCERT RIE वाले अपना पेपर खुद करवाते हैं, वो CUET के बेसिस पर एडमिशन नहीं लेते हैं अपने। उसी तरह दिल्ली वालों के लिए, जो भी बच्चा दिल्ली में रहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि वो IP यूनिवर्सिटी का पेपर जरूर से दे। तो दिल्ली में जो भी बच्चे दिल्ली में B.Ed वगैरह करते हैं उनको IP यूनिवर्सिटी का जब पेपर देना रहता है तो IP यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद करवाती है। IP यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराती है। IP यूनिवर्सिटी में CUET से एडमिशन नहीं होता है। IP यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराती है। IP में CUET को लेकर एक एक्सेप्शन वाला केस है, अपवाद का केस है, एक एक्सेप्शन वाला केस है। एक्सेप्शन वाला केस को अगर आप किनारे कर दो तो अदरवाइज बाय एंड लार्ज मेजरली IP यूनिवर्सिटी भी अपना एग्जाम CUET से नहीं करवाती है। तो अब पॉइंट यहां पर यही है कि आपको देखना होगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, क्या वो यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम CUET से कंडक्ट कराती है। अगर वो यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम CUET से कंडक्ट कराती है तो वो CUET का पेपर मार्च अप्रैल में ही हो जाएगा। अगर वो नहीं कंडक्ट कराती है तो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो अपना पेपर कब कंडक्ट करेगी। जैसे कि जामिया का पेपर आपको 15-20 मई के अराउंड देखने के लिए मिलता है, मान के चलो 15-20 मई के अराउंड जामिया का पेपर होता है। जामिया का पेपर तब देखने के लिए मिलेगा। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI का पेपर आपको जून के लास्ट वीक जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, तब होता है। IP यूनिवर्सिटी का B.Ed का पेपर मई के फर्स्ट वीक में होता है और CUET का मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड में, मिड मार्च में हो जाता है। तो अब आपको ये चीज़ देखना होगा, आपको बेसिकली आपको क्या फिगर आउट करना चाहिए, किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन से पहले क्या क्राइटेरियाज माइंड में सेट करना चाहिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप श्योरली पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, आप इन क्वेश्चंस का ना आंसर लिखिएगा अपने पास। सबसे पहला बात, आप उन यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाओ कि कहाँ मुझे एडमिशन लेना है, कहाँ पर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर तुम एडमिशन लेना चाहते हो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 250 सीट है, फॉर्म फिल करने वाले हैं 25,000, 1% का भी सिलेक्शन रेशियो नहीं है, 1% का भी। तो कहने का मतलब है तुम DU में सेलेक्ट होना चाहते हो तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि DU में हो जाएगा। तो तुम लिस्ट इस चीज़ का बनाओ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे फॉर्म फिल करना है। कि लेट से मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, मेरे को BHU का फॉर्म फिल करना है, मेरे को IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, मेरे को जामिया का फॉर्म फिल करना है, मेरे को RI का फॉर्म फिल करना है, मेरे को UP B.Ed का फॉर्म फिल करना है। तो आप लिस्ट बना लीजिए। अच्छा, उस लिस्ट में आप क्या प्रोबेबिलिटी देखिए कि आप भाई सबसे बेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, तुम DU के लिए प्रिपेयर करो, जामिया के लिए प्रिपेयर करो, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI के लिए प्रिपेयर करो और देखो कि क्या आपका स्कोर आ रहा है, आप सेलेक्ट हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। अगर सेलेक्ट हो जाते हो, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह करने पर आपका लिस्ट मेरिट में आ रहा है तब तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या मैं 1 साल का ड्रॉप ले सकता हूँ। अगर ड्रॉप नहीं ले सकते हो तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका आप फॉर्म फिल करो जिससे आपका एडमिशन हो जाए, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है आपको ये भी देखना होगा।
जहाँ पर मेरिट का बहुत ज़्यादा मतलब मचमच ना हो, जहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी है, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में आपको ठीक ठाक सीट देखने के लिए मिलेगा। आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल बीएड में 2400 सीट्स हैं जो दिल्ली में है, और वहीं जो है जामिया में देख लो केवल 200 सीटें हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल 250 सीटें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि डीयू में, जामिया में, बीएचयू में, आरआई में, यहाँ पर आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप जब यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बना रहे हो तो आप लिख के रखे रहो कि यार मेरा चॉइस तो ये है, यहाँ होता है तो ठीक, अगर यहाँ नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा। आप खुद से पूछेंगे कि भाई अगर मेरा यहाँ पर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा। पॉइंट 1। दूसरा चीज़ क्या आपको चेक करना है, यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाने के बाद आप अगला चीज़ बनाओगे एलिजिबिलिटी। हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामिया में नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामिया में है वो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी आरआई में नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीईआरटी आरआई में है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू में नहीं है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू में है सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईपी में नहीं है। कहने का मतलब ये है सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। ठीक है, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, और जब सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है तो आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर एलिजिबल हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डीयू के लिए एलिजिबल हो तो जामिया के लिए भी हो, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप आरआई के लिए एलिजिबल हो तो आप बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो। तो हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। तो दूसरा चीज़ आपको क्या फिगर आउट करना है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं एलिजिबल हूँ। ठीक है, कहने के लिए देखो, कहने के लिए तो ऐसे समझ लो कि कोई 4 व्हीलर है, ठीक है, 4 पहिया वाहन, तो तुम्हारे दिमाग में कार बन रहा होगा, लेकिन हो सकता है टाटा मैजिक वाला पिकअप होता है वो भी तो 4 पहिए का होता है, छोटा मोटा ट्रक भी कई आते हैं 4 पहिए के होते हैं, ठेला भी तो 4 पहिए का होता है। ठीक है, तो अब है क्या कि सबका वैल्यू अलग अलग डिफाइंड है। ठीक है, सबका वैल्यू अलग अलग डिफाइंड है। ऐसी एलिजिबिलिटी को भी लेकर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो महज कहती हैं कि भाई केवल ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप हमारे यहाँ बीएड करने के लिए एलिजिबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं कि ग्रेजुएशन में 50% तो होना चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट को में तुम फॉर्म फिल कर रहे हो उस सब्जेक्ट को मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा हो और उसमें भी 50% मार्क्स स्कोर्ड हो, तभी आप हमारे यहाँ एलिजिबल हो। कुछ यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि भैया जिस सब्जेक्ट का तुम फॉर्म फिल कर रहे हो उस सब्जेक्ट को जरूरी है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 ईयर्स के लिए आपने पढ़ रखा हो। तो सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है। तीसरा पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है कि पेपर स्ट्रक्चर क्या है, कि जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, लेट से तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर आता है उसका आरआई से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम डीयू का प्रिपरेशन कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि डीयू की प्रिपरेशन से मेरा आरआई में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बहुत बड़ी वाली लगने वाली है। फिर आरआई का पेपर का डीयू के पेपर से कोई संबंध नहीं है, जामिया का पेपर का डीयू के पेपर से कोई संबंध नहीं है। सबका सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर एकदम अलग है। और हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर भी इन सब के पेपरों से कोई संबंध नहीं है। 20-25% सिमिलैरिटी हो सकता है कि मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड जामिया में पूछ रहा है तो आईपी में भी पूछता है, आरआई में भी पूछता है, लेकिन अगर आरआई का पेपर 80 नंबर का होता है तो जामिया का पेपर 170 नंबर का होता है। ठीक है, आईपी का पेपर 100 नंबर का होता है। तो पेपर का कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितने अलग अलग सेक्शंस आ रहे हैं, तो फिर आपको पेपर स्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाइए, एलिजिबिलिटी चेक करिए। तीसरा चीज़ पेपर स्ट्रक्चर, कि यहाँ पर क्या पेपर स्ट्रक्चर है। और चौथा चीज़ सिलेक्शन कैसे लेना है। इस पेपर स्ट्रक्चर में जो भी पेपर स्ट्रक्चर आपको उन्होंने दिया है, हो सकता है कि आप कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का पेपर स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसमें आप कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हो, जिसमें आपका क्वालिफाइंग में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किए हो ना, तो कोई एक यूनिवर्सिटी ऐसा जरूर होगी जहां पर आप पेपर दोगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे, जहां का पेपर स्ट्रक्चर ऐसा हो जो आपके लिए ईजी पड़े। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर जामिया का पेपर देता है तो उससे 20 नंबर का सोशल साइंस पूछेगा। तो सोशल साइंस इज नॉट जस्ट सोशल साइंस, उसको मेरे को हिस्ट्री पढ़ाना है, पॉलिटी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, जियोग्राफी पढ़ाना है। साइंस पूछेगा तो साइंस इज नॉट जस्ट साइंस, उससे जनरल साइंस में बायो, जनरल केमिस्ट्री, जनरल फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उससे जामिया में टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, मैथ भी पूछेगा, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज से भी पूछेगा, सारा कुछ पूछ रहा है। कोई बच्चा आरआई का पेपर दे रहा है तो केवल इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है, उससे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है और जनरल अवेयरनेस का पूछता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस वाले पेपर स्ट्रक्चर में तुम नहीं सेट बैठ रहे हो तो इस वाले में भी नहीं सेट बैठोगे।
हो सकता है कि आपका इस वाले में सिलेक्शन हो जाए और इस वाले में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पेपर स्ट्रक्चर का समझ आपको होना बहुत ज़रूरी है। सबसे आखिरी बात और सबसे फालतू बात जिस पे आपको कभी फोकस करना चाहिए, सर फॉर्म कब निकलता है, एग्जाम का डेट कब है। भाई इस पे तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि अगर CUET का एग्ज़ाम मार्च में होता है और मार्च में ना हो, अप्रैल में हो, तो क्या तुम पेपर नहीं दोगे? और अप्रैल की जगह अगर अगस्त में हो जाए तो क्या पेपर नहीं दोगे? अगर पेपर दोगे तो फिर ये मत पूछो कि पेपर कब है, बस तुम इतना समझ लो कि अब घड़ी उल्टा चल रही है, गिनती उल्टा चल रही है 2025 के B.Ed एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। आप ये देखो कि पेपर चाहे जब भी हो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ, मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, इधर उधर यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं, उनको कोई यूट्यूब पर बता देता है कहाँ से पढ़ें, NCERT से पढ़ लो। अच्छा, बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, NCERT से पढ़ लो। अच्छा, साहब जागे कब जागे NCERT पढ़ने के लिए? 30 दिन पहले, क्योंकि उनको NCERT की किताब इतनी पतली सी दिख रही है। अब यहां पर पूरा का पूरा पॉइंट ही यही है कि NCERT, अगर NCERT पढ़ने से केवल सिलेक्शन हो रहा होता तो यार तब तो तुम UPSC के भी टीचर से मिलकर बात करो, वो भी कहेगा NCERT पढ़ने के लिए। B.Ed वाला भी कह रहा है NCERT पढ़ लीजिए, SSC वाला भी कर रहा है NCERT पढ़ लीजिए। तो NCERT तो ऐसा है कि मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि सुबह शाम योगा किया करो बेटा, स्वस्थ रहोगे। इसमें कुछ मैंने गलत रिकमेंडेशन तो दिया नहीं, मतलब इतना सेफ साइड है, इतना सेफ साइड है NCERT बोलना। लेकिन NCERT इज अ बुक दैट हैज टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स। आप NCERT रैंडमली ऐसे पढ़ के समझ नहीं सकते हो। NCERT तो बहुत देखोगे बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प पतली सी किताब होती है। तो NCERT की किताब में जो भी बातें लिखी हुई है ना, हर जगह लाइन के अंदर मतलब निकल रहा होता है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ऐसा नहीं है कि NCERT तुमने खोला, रात में 4 पैराग्राफ कंप्लीट किए, सर हम 2 बार NCERT कर लिए हैं। अबे उसको रीड करने का कोई मतलब नहीं है, तुम 2 बार नहीं 20 बार रीड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसी तरह देखो, जब कोई बच्चा मान लो उसको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, यार थोड़ा सा चीज़ें ठीक ठाक पढ़ के रखता है और तब उसको NCERT पढ़ता है ना, तभी NCERT भी उसको काम आता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैंने आपको बोला कि भाई तुम सुबह शाम योगा करो, स्वस्थ रहोगे। अच्छा, अब किसी को कैंसर हो गया है, वो कह रहा है कि सर हम तो सुबह शाम योगा कर रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो। नहीं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात बिल्कुल वैसे है कि आपको कॉशियस बहुत पहले होना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीमार पड़ने के बाद योगा शुरू कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्या है कि पहले से करिए। तो NCERT क्या है? NCERT तो ऐसी चीज़ है कि भैया आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए हमेशा। आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि NCERT को लेकर तो अप्रोच यही होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा हम हमेशा पढ़ते रहें। NCERT को लेकर यही अप्रोच होगी, थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ते रहें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी ने ऐसे ही रिकमेंड कर दिया कि NCERT पढ़ लो और तुम्हें लग रहा है कि हम NCERT पढ़ लें तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ अगर तुम NCERT पढ़ लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन NCERT पढ़ने का मतलब ये नहीं होता केवल बुक के बीच से रीड करना है। आपको NCERT का एक एक लाइन का मतलब ठीक से समझना होगा। अगर मैं इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने NCERT 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ रखा है, और मामूली से सवाल पूछ दो ना कि MP और MLA के बीच का डिफरेंस बना समझा दो हमको, विधायक और सांसद के बीच का अंतर बता दो, तो वो नहीं बता पाता है, और 2 से 3 बार NCERT खत्म कर चुका है। तो इस तरह से NCERT कंप्लीट करने का भी कोई मतलब नहीं बन रहा है। और इसमें प्रॉब्लम जानते हो कहां पर आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आप सलाह भी किसी से ठीक से ले नहीं पाते। जैसे मैंने बोला ना कि मेरे हैंडलर किसी के पेरेंट्स ने बोला, अरे सर तो हमको ओपन मीट में हमें डांट दिए और ये वो, ये सब मुझे नहीं पता, बकवास की बात है। मुझे सिंपल सा ये पता है कि मेरे शब्दों पर मत जाइए, व्हाट स्पीक्स इज माई रिजल्ट, कितना सिलेक्शन दे रखा है। और जो बच्चा सेलेक्टेड है आप उससे बात करिए। जो बच्चा मेरे साथ पॉलिटी पढ़ा है आप उससे बात करिए, उसका सिलेक्शन हो ना हो तो भी वो कहेगा सर मैं आपकी क्लास में बहुत कुछ सीख के आया। जो बच्चा मेरे से हिस्ट्री पढ़ा है आप उससे बात करिए, जिसने एक्सपीरियंस किया है वो अपना फीडबैक दे उस पर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सलाह लेते समय बहुत कॉशियस रहना है। ठीक है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, आपको सलाह लेते समय बहुत कॉशियस रहना है। क्योंकि देखो यार, कोई आपसे बहुत प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपको सजेशन दे रहा है वो भी सही ही है, क्योंकि हर आदमी आपको सजेशन अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से देता है। और आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जॉब का सिचुएशन है वो बहुत ही डेप्रिशिएटिंग एंटिटी है। डेप्रिशिएटिंग एंटिटी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे अब घट रहा है और अगले 5 साल में ना और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में घटेगा।
2 साल 3 साल बाद आप देखोगे ये बीएड वीएड गवर्नमेंट टीचिंग उचिंग का सीट और कम होते जाएगा। इस पे तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, इस पे तो सबको क्लियर है। अच्छा, और प्रिपेयर करने वाले बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई जब अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हो ना कभी भी टीचिंग के, तो प्राइवेट जॉब में आपका स्किल बहुत मैटर करता है। क्योंकि प्राइवेट में 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक तो बहुत ही निकम्मे टाइप के एम्प्लॉय होते हैं भाई, जो उनको बॉस देख ले तो पहले ही भागने लगते हैं सब, कि कहीं मेरा बॉस हमको देख ना ले, कुछ पूछ ना दे। और एक एम्प्लॉय होता है जिसके पीछे उसका बॉस लगा रहता है कि भाई छोड़ के चला ना जाए, इसे कुछ ऐसा ना बोल दे कि बहुत नाराज हो जाए। तो आपको अपना वैल्यू ना खुद क्रिएट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो तो आपके काम को लेकर कोई सीरियस नहीं है, आपके पेरेंट्स भी सीरियस नहीं है। वो भी आपको बता देंगे तुमको क्या करना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको ये प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस पे लेकर ना आप बहुत क्लियर रहिए कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें गोल बहुत स्पष्ट दिखना चाहिए। वो कहा जाता है ना कि ग्रेट आइडियाज आर नॉट सीन विद आइज, दे आर सीन विद योर माइंड। कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको बेहतर या बड़ा करना है तो आपको आपके दिमाग में वो चीज़ दिखेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बेहतर और बड़ा वाला बात, क्योंकि देखो यार क्या है ना, बहुत से टीचर्स हैं इसी कंट्री में, इसी हिंदुस्तान जैसे देश में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो शाम को 5,000 10,000 के लिए महंगे हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो हर शाम 50,000 रुपये कमाते हैं, जिनका महीने में 5 लाख 5 करोड़ का इनकम है। इट्स नॉट लाइक कि उनका उतना इनकम है, उनकी काबिलियत भी उस लायक है, उनका आप एफर्ट भी देखोगे ना तो भी उनका वो लायक है। वो ऐसा नहीं होता है कि 6 घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे काम कर रहे हैं। वो जब कर रहे होंगे तो पूरे डेडिकेशन से 14 घंटा 18 घंटा वैसे काम कर रहे होंगे। तो होता क्या है ना कि जब आप उतना इनपुट देते हो ना किसी चीज़ में तो आपको खुद ही गोल क्लियर हो जाता है। जैसे जो बातें आप मान लो यहाँ से मेरे साथ सेशन में बैठे हो, आप टीचर एजुकेशन की फील्ड के बारे में सुन रहे हो, अगर आपको कोई बढ़िया मेंटर या कोच आपको रिपीटेड वे में 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने तक आपको रिपीटेड वे में गाइड करे और थोड़ा भी आप एफर्ट लगवाओ, तो आपको देखोगे ना माइंड में आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। और पढ़ने के लिए ना आपको क्लैरिटी का ही ज़रूरत है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताऊं, दिल्ली बाइट्स का जो बैच 1 था ना, मेजॉरिटी ऑफ देम कंक्लूड हो चुका है, मेजॉरिटी ऑफ देम कंप्लीट हो चुका है। तो अब सिंस कंप्लीट हो चुका है तो अब सोचिए आप अभी सिलेबस पर चर्चा करोगे, अगले का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अभी आप सिलेबस पर चर्चा करोगे, अगले का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब वो मॉक टेस्ट सॉल्व करेगा। पता है आपके और उसके बीच में बस इतना ही डिफरेंस है, वो टॉपर है एवरेज है, ये डिफरेंस नहीं है, थॉट का क्लैरिटी। कोई बच्चा 2 महीना 3 महीना पहले फीस दे के ज्वाइन किया होगा तो रिस्क भी आपसे ज़्यादा ले रहा है देखा जाए तो। वो समझ रहे हो अगस्त एंड में सितंबर में फीस दे के ज्वाइन किया, ये सोच के कि अगले साल मार्च में पेपर होगा। अरे फरवरी के महीने में तो सब आएंगे ही फॉर्म निकलने के बाद कि हमको ज्वाइन करना है, हमको ज्वाइन करना है। तो पता है वो जो क्लैरिटी है ना, वहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आपसे पढ़ने में अच्छा है, टॉपर है, उसको बस उस बात का बहुत क्लैरिटी है कि ये पेपर कैसे होगा, इसका पेपर स्ट्रक्चर कैसा है, जामिया कैसा है। अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों कहते हैं कि 4 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करो, 5 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करो। ये तो भैया जब रिजल्ट आएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कहता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी समझिए कि 4 यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो बीच में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आएंगी कि किसी का शादी विवाह है, किसी का सेमेस्टर एग्जाम है, किसी के घर में कुछ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ हो जाता है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मसले रहते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह इन चीज़ों से भी टैकल करना होता है, कब उस दिन पेपर के दिन क्या हो जाए, ठीक है। तो आप यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, ठीक है, सिंपल सा प्रोवर्ब है, यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। आप सिर्फ केवल एक यूनिवर्सिटी पर रिलाई नहीं कर सकते हो। और हाँ ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप ये कहते हो कि सर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो भाई तुम्हारे पास मेहनत करने को छोड़कर दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये सिंपल सा इंसानियत का फंडा है, ह्यूमन काइंड का, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भैया तुमको अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में ही एक डिफरेंस होता है कि उनका फीस कम है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6,500-7 हज़ार रुपये फीस है, जामिया में 9,000 रुपये फीस है, BHU में 3,000 रुपये फीस है, 3,000 पूरे साल भर के बीएड के कोर्स 3,000 रुपीज़ फीस है। RI में 10,000 14,000 ऐसे फीस है। तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स में फ़ी भी कम रहता है। और हाँ पढ़ के चाहे कहीं से निकलो, डिग्री का वैल्यू सेम है एज फार एज गवर्नमेंट जॉब कंसर्न है। तो उसमें जिसकी जैसे एलिजिबिलिटी सेट बैठ रही है सब एलिजिबल है, वो बीएड का डिग्री सभी जगह पर सेम वैल्यू रखता है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना होगा
कि कहीं डिग्री सिर्फ कागजों में ना रहे, थोड़ा सा आपका स्किल जो है उस पर इम्प्रूव्ड हो। ठीक है, ये क्लैरिटी रखिए, फिर प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तभी आपको चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तभी आपको ऐसा होगा कि फ्यूचर में आप कोई सब एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तभी आप ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको क्वालिफाई कर पाओगे। जैसे एक छोटी सी चीज़ आपको मैं ऐड करूं, आपका काम में आपकी वैल्यू इस लेवल पर होनी चाहिए। डेली बाइट्स पर आपको एक मैं डेली बाइट्स का एग्जांपल दूं। जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मुझे क्या सजेशन भी देना चाहिए वो भी वो बता जाएंगे, कि मुझे क्या बताना चाहिए, मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए, वो मुझे ये भी गाइड कर जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे भी आते हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। इसमें आप एक बात समझिए, आप जाके ऑनलाइन चेक करिएगा, डेली बाइट्स का ना सीटेट को लेकर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पर कहीं बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा सीटेट का आपको। लेकिन जब हमारा सीटेट के बैच अनाउंस होता है ना, तो हम लोग 50 का स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम मान के चलते हैं, किसी बैच में उससे ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज दिक्कत होने लगता है। 60-65 पर ला के एनरोलमेंट रोकना पड़ता है। सीटेट का एग्ज़ाम 15-16 दिसंबर को है। बहुत सारे बच्चों को सीटेट क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन हमारी बैच कंक्लूड हो गई है, उसको ज्वाइन कर दिया गया, तो नया किसी बच्चे को हम लोग नहीं ऐड कर रहे हैं। वो बच्चा कौन है, वो कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं यार, वो डेली बाइट्स पे कभी सीटेट का डेली बाइट्स पे कभी बीएड का प्रिपरेशन किया, उसका यहाँ से सिलेक्शन हुआ, अब उसको सीटेट का एग्जाम देना है, वो खुद ही ज्वाइंट है, खुद ही ज्वाइंट है, मुझे उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ये तब होगा जब आपकी क्रेडिबिलिटी होगी उस काम को, कि आपने वो जो पहला स्टेज वाला काम था, और क्यों मैं ये स्टेज वाला काम आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ टीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर तुम बीएड करने के लिए सोच रहे हो तो आने वाले समय में आपको टीचर बनना है, टीचिंग फील्ड में करियर बनाने की बात कर रहे हो, तो मैं आपको अपना एक करियर का एक दूसरा एस्पेक्ट बताऊं कि अगर मैं टीचर एजुकेशन में बीएड वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सीटेट वाले में बहुत जाकर उनको कहना नहीं पड़ता। आप देखोगे लोग बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, फिर भी उनके 20 बच्चे भी ज्वाइन नहीं कराते। कोई मेरा यहाँ ऐसा स्टूडेंट होगा जो सीटेट के बैच में रहेगा, तो उसको ऑलरेडी पता है 70-75, मतलब ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है, हम इससे ज़्यादा एनरोल ही नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्योंकि डेली बाइट्स पे क्लासेस बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, गूगल मीट में क्लासेस बिल्कुल ऐसे होती है। तो वो बच्चा क्यों ज्वाइंट है, क्योंकि उसका सिलेक्शन भी यहीं से हुआ है बीएड में। तो जो बातें मैं कह रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा वो रिजल्ट बोलना चाहिए, सिलेक्शन बोलना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ वैल्यू करना चाहिए। तो आप भी ये चीज़ कोशिश करिए कि एज अ टीचर, एज अ एस्पायरेंट, अगर आप टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो हमेशा आपकी कोशिश यही रहे कि हम कितना अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग लें और कितना अच्छे से अच्छा सीख कर आएँ, जिससे कि आपको कभी ये सब चैलेंज फेस ही ना करना पड़े, कभी भी आपको ये सब चीज़ ना सोचना पड़े कि आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे आप अर्न करोगे, कैसे आप ब्रेड एंड बटर देखोगे। ठीक है, आपको ये कभी सोचना ही ना पड़े। ये तभी होगा जब आपका स्किल टाइम के साथ इन्हांस होते जाएगा। एंड श्योरली एक दूसरा एस्पेक्ट है कैलकुलेटेड रिस्क एंड ऑल, उस पर कभी और बात करेंगे। इन मीन टाइम मैं आप लोगों की क्वेरी पर आ जाता हूँ। जिस भी कैंडिडेट को कोई डाउट और क्वेरी है, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल आउट योर नेम। द मोमेंट आई विल कॉल आउट योर नेम, तभी आप अपना माइक ऑन करेंगे। तो आई विल कम टू संजना। यस यस संजना, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग संजना जी, बताइए। सर मेरे को ना बीएड स्पेशल एजुकेशन से करनी है, तो मेरे को उसके रिगार्डिंग डाउट है। हाँ बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, मैंने ना डेली बाइट ऐप में जो कोर्सेज है उसको देखा, बट सर मैं परचेज करने की सोची थी। मेरे को उससे पहले मैंने सोचा कि सर आपका ओपन वेबिनार मीट होगा, अगर मैं उसको ज्वाइन करूंगी उसके बाद ही मैं इसको परचेज करती हूँ। उसमें सर मेरे को समझ नहीं आया, जो COQP03 वाला है इसका पेपर कोड स्पेशल एजुकेशन का, वही परचेज करना है मुझे। यस, देखिए बीएड स्पेशल एजुकेशन, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर रही हैं, तो COQP03 वाला पेपर देना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन का जब फॉर्म निकलेगा, बीएड स्पेशल एजुकेशन का जब फॉर्म निकलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो आपसे यही बोलेगा कि CUET का COQP03 वाला पेपर कोड का पेपर आपने दिया है कि नहीं दिया है। एंड संजना, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा, डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस डेली बाइट्स के ऐप में नहीं चलती हैं। डेली बाइट्स के ऐप में आप तभी कोई चीज़ लीजिएगा जब आपको केवल नोट्स और मॉक टेस्ट चाहिए। डेली बाइट्स की क्लासेस बिल्कुल संजना ऐसी चलती है जैसे अभी आप मेरे से बात कर रही हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करेंगी तो आप बहुत क्लियर रहिएगा कि अगर आप ऐप में जाके कुछ ले रही हैं तो आपको नोट्स और मॉक टेस्ट ही लेना है, ओके सर, थैंक यू सर।
हाँ, और जब आप स्पेशल एजुकेशन का, अब देखो होगा क्या संजना, देखो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, आप ना संजना COQP 03 का पेपर दे देंगी, ठीक है, CUET का फॉर्म निकला, COQP 03 वाले पेपर कोड का पेपर दे देना। जब पेपर दे दी तो अब होगा क्या, मान लो तुम्हारा अप्रैल में रिजल्ट आ गया, फिर मई जून के महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा तो वहां जाके चूज कर लेना बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो जब तुमको बीएड स्पेशल एजुकेशन चूज करोगी ना, तो वो तुमको बोलेगा कि अच्छा बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना है, तो CUET का COQP 03 वाला पेपर आपने दे रखा हो, तो वही जब पेपर दे रखी रहोगी तो उसी के बेसिस पर मेरिट आपका बन जाएगा। ठीक है संजना? हाँ जी सर, ओके सर, ठीक है, कोई और डाउट थैंक यू आपको? सर। ठीक है, ओके, थैंक यू संजना। देन आई विल कम टू मुस्कान, देन आई विल कम टू एनम, सॉरी नॉट मुस्कान, सुष्मिता, देन आई विल कम टू एनम। हेलो, जी मुस्कान गुड बताइए। इवनिंग गुड इवनिंग मुस्कान। सर। हमें पूछना है मास्टर्स के बारे में, हाँ बताइए, पूछ जल्दी सकते बताइए। हैं? तो सर अगर हम ड्यू का मास्टर्स करते हैं तो हमें कैसे कैसे करना है, आप गाइड कर दीजिए। DU में अगर आप किसी भी कोर्स में मास्टर्स में आप एडमिशन ले रही हैं तो ग्रेजुएशन के बाद ही बेसिकली होता है, सिंपल सा बात है, और बाकी डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट का मास्टर्स फिल कर रही हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना होगा। और हाँ, उसका भी एडमिशन CUET के थ्रू ही होता है, जिसका पेपर मार्च में होगा। ठीक है? सर क्राइटेरिया भी होता है, जैसे कितने परसेंट वाली एलिजिबल है अरे करने भाई के ये लिए तो डिपेंड करता है ना मास्टर्स कौन सा पोजीशन। कोर्स फिल कर रही हैं आप। 70 सब्जेक्ट में मास्टर्स सर होता है। लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर? हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर? अब वो जाके उसको चेक इंग्लिश करिए भाई। लिटरेचर। अरे बच्चे, बहुत तरह का लिटरेचर है, उसमें जाके चेक करिए कि मेरे लिटरेचर बारे में क्राइटेरिया क्या है। ठीक है? एंड हाँ, ये भी डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रही हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो कुछ सीट रिजर्व रहता है, दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है, तो वो आपको सेल्फ चेक करना पड़ेगा। ठीक है? आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट। यस सुष्मिता, देन एनम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर आपने अभी बोला कि आईपीयू में सीयूईटी नहीं होता है, वो अपना एग्जाम हेल्ड कराता है ना? हाँ सर, तो मैंने ना ड्यू और बीएचयू का कोर्स लिया है दिल्ली बाइट से, तो उसमें जो सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो और मैंने एक और कोर्स लिया है प्रिपरेशन क्लासेस, वो आईपीयू का, उसमें लैंग्वेज ना इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं बीएचयू और ड्यू वाले का लैंग्वेज क्लासेस इसमें अटेंड करती हूँ तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो आईपीयू का इंग्लिश लैंग्वेज के साथ? आपने IP का वो ले रखा है क्या बैच दिल्ली बाइट्स पर? हाँ वो भी लिए हैं और ड्यू और बीएचयू वाले एक भी सेकंड लिए एक सेकंड एक सेकंड सुष्मिता, एक सेकंड। हाँ, आपने IP का ले हाँ रखा है, ठीक है। तो DU का आप हाँ। कौन से बैच 1 में है 2 में है? बैच 1 बैच 2 मतलब? आप DU का क्लासेस आपका हो चुका है कि अभी चल रहा है? अभी होगा? अभी होगा, अभी अभी स्टार्ट होगा, होगा। यानी कि मतलब बैच 2 में। अच्छा ठीक है, अब हाँ होगा, ठीक है, ओके। अब आप ये कह रही हैं कि सर IPU में जो आप लैंग्वेज में हैं, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो ठीक है, ठीक है। देखो सुष्मिता, जो IPU में इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है और जो DU में इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है, 5-10% का सिमिलैरिटी, अदरवाइज दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है? अच्छा हाँ, ठीक लेकिन है। जो आपको लैंग्वेज का फैकल्टी DU में पढ़ा रहा है वो सेम IP वाले में इंग्लिश का लैंग्वेज का फैकल्टी वो भी वही है। ठीक है? तो ओके दो हम लोग ऑफिशियली तो यही बोलते हैं कि IP में इंग्लिश क्लास नहीं होता, लेकिन फैकल्टी आपको आएंगी गाइड करने। ठीक है? ओके ठीक है, वो आपको आएंगी, मैम आएंगी गाइड करने, बताएंगी क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है? ठीक है। ठीक ठीक है, और उनसे आपकी मुलाकात DU वाले क्लास में भी होगी, वहाँ भी बात कर सकती हो। ठीक है सर। ओके, देन आई कम टू एनम सैफी, देन आई कम टू हेलो इकरा सर। अली। हाँ यस एनम। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे को जामिया से अपना बीएड करना है, मेरा फोकस उसी पे ही है इस वक्त। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप जामिया की कितनी क्लासेस आपके कोर्स से हो चुकी है? एक भी नहीं। अभी नहीं हुई? आप बैच 1 में है 2 में है? अभी ज्वाइन किया आपने? हाँ जी, मैंने आज ही नहीं आपका नहीं, कोर्स आज से लिया। क्लास शुरू है, अभी मेरी क्लास होगी आज। ठीक है, और मैंने डीयू से करी थी अपनी ग्रेजुएशन, ठीक तो है, उसमें क्राइटेरिया अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? डेली बाइट्स पर जाइए और GMI का प्लेलिस्ट चेक करिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मेंशन्ड है, और अपना रिजल्ट उठा के चेक कर हाँ लीजिए। सर, मैं उसमें फुलफिल करती हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। बस तो एलिजिबल है। हाँ जी, मेरी 87 पॉइंट कुछ आई थी। नहीं ठीक है, 87 पॉइंट कुछ आई थी, अच्छी बात है, एलिजिबल है। ठीक है?
ठीक है। जैसे देखिए, जैसे होता क्या है, थोड़ा सा आपको देख के आना पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला ना कि हमको पीजी में एडमिशन लेना है, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तुम ग्रेजुएशन में क्या करके आए हो। इसी बीएड में कोई बच्चा अगर टेक्निकल का डिग्री लेके आता है तो उसका 55% क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई नॉन टेक वाला है तो उसका 50% क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये भी तो डिपेंड करता है कि तुम लिटरेचर का हो, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि पीजी में सारे बच्चे लिटरेचर वाले ही एडमिशन लेते हैं, नॉन लिटरेचर वाले पीजी जाके कर सकते हैं भाई लिटरेचर में। तो वो तुम क्या करके आई हो ग्रेजुएशन में, तो तुमको देखना पड़ेगा कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है और वहाँ पीजी में वो क्या मांग रहा है। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिए, उसके बाद कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछिए। एंड जैसा कि आपने इकरा या जो भी था जिन्होंने मेरे से पूछा, तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, अगर वहाँ पर एलिजिबिलिटी सेट बैठ रही है तो ठीक है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ओके, देन आई कम टू इकरा अली। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग इकरा जी, बताइए। सर एक्चुअली ना मैं ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से कर रही हूँ, ठीक है, बट मुझे टीचिंग करनी है। बट ये जो पॉलिटिकल साइंस, फिर बीए, फिर एमए, देन बीएड, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है टीचिंग के लिए, और मुझे टीचिंग ही करनी है। तो मैंने मैम से बात की थी कि मैम मेरे पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करनी है। तो मैंने वीडियोस में भी देखा था, आपकी वीडियो में भी देखा था शायद, तो वो बोल रहे थे कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस है बट आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करनी है, तो वो 6 to 10 तक के स्टूडेंट के लिए होती है, और वो टीजीटी टीचर होती हैं, और उसमें एसएसटी पढ़ाई जाती है। पॉलिटिकल साइंस कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए आपको 2 साल का एक अदर लैंग्वेज करनी पड़ेगी, लाइक हिस्ट्री, नॉट लैंग्वेज सब्जेक्ट। सो सर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर सकती हूँ या नहीं, बिकॉज अभी मैंने ये भी सुना था कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड के साथ एमए भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि ग्रेजुएशन मेरी हो जाएगी ऑलमोस्ट अब, तो मैं बीएड और एमए साथ में करके मैं पीजीटी का एग्जाम, मतलब पीजीटी के लिए मैं एलिजिबल हो सकती हूँ या नहीं? अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं, कौन से सेमेस्टर में? सर लास्ट। ऐसा है, बीएड करने सब बच्चे हैं जितने बैठे हैं ना, सबको ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड करना होता है। ठीक है, और कोई बच्चा कोई सा भी डिग्री लेके आए, टीचिंग में हर लेवल पर कोई भी एलिजिबल नहीं होता है, कोई भी। अगर आप टीजीटी में एलिजिबल होंगी तो पीआरटी में नहीं होंगी, अगर पीआरटी में होंगी तो टीजीटी में नहीं होंगी, और टीजीटी में होंगी तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई पीजीटी में एलिजिबल हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस तरह का डिग्री है। कोई बच्चा ग्रेजुएशन और बीएड किया है तो वो टीजीटी ही बन सकता है, टीजीटी का ही टीचर वो होता है। और इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस नहीं आप एसएसटी के टीचर बनोगे। अरे यार, तुम स्कूल का सब्जेक्ट देख लो ना, स्कूल में कौन से बच्चे को क्लास 6 में 7 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है? सब बच्चा तो एसएसटी ही पढ़ता है, तो तुम एसएसटी ही पढ़ाओगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बीएड जी वाला, सर, एक सेकंड बट ओके सर, ओके। तो बीएड वाला बच्चा जो है टीजीटी का ही टीचर बनता है। ठीक है, प्राइमरी का वो बनेगा जो डीएलएड किया हुआ है। अब ये एक अलग बात है कि कोई ऐसा बच्चा हो कि 12th के बाद उसने डीएलएड कर लिया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया, फिर बीएड करने आ रहा है, तो फिर तो तुम ये भी तो देखो उसके पास कोई एडिशनल डिग्री भी है। और रही बात इसकी कि पीजीटी करना है, मैं पीजी के साथ साथ बीएड कर लूँ, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं कह रहा हूँ मेरा इन्फॉर्मेशन है, दैट सिंपली मीन्स कि आप बस मान के चलिए कि वही चीज़ है। वैसे आप पीजी के साथ बीएड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप कर लेती हैं, मान लीजिए डिग्री आपने कर लिया, तो आपको अभी कोई नहीं परेशान करेगा, आप डिग्री ले लेंगी बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से, बिना किसी दिक्कत के ले लेंगी। जब नौकरी करने जाएंगी, जब नौकरी के लिए अप्लाई करेंगी और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएगा, तब जो दोनों डिग्री साथ में रहेगी, क्योंकि बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्री के साथ अभी तक ये अलाउ नहीं हुआ है कि आप दूसरा डिग्री लीजिए। ठीक है, और इस पे एनसीटी का ही गाइडलाइन है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इस पर भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। आगे बताइए। हाँ, ओके सर। सर बस मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन में बीएड कर सकती हूँ, कोई मुझे लाइक इशू तो नहीं होगा ना? क्योंकि नहीं, मेरे क्या पास इशू है, सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड कर रहे हैं यहाँ पर यार। सर एक्चुअली मेरे पास पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सब्जेक्ट है ना। देखो, जब भी टीजीटी के लिए कहीं अप्लाई करोगी तो या तो वो बोलता है कि या तो हिस्ट्री को बेस मानता है, या तो इकोनॉमिक्स को मानता है, या जियोग्राफी को मानता है। ठीक है, तो ये रहता है, कहीं पर भी कोई भी बच्चा कंप्लीट रूप से सभी जॉब्स में एलिजिबल नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी बच्चा कंप्लीट रूप से सभी जगह जॉब में एलिजिबल नहीं रहता है, कहीं भी। डिपेंड करता है किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म फिल कर रही हो। ठीक है, हो सकता है आप DSSS में एलिजिबल हो,
एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप एनवीएस में नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, ओके सर। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, इसमें कोई बहुत मतलब बड़ी चीज़ नहीं है इकरा, बहुत नॉर्मल सी बात है कि ऐसा होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई और डाउट आपको? नो सर, बस यही डाउट था, आपने क्लियर कर दिया कि आफ्टर ग्रेजुएशन में बीएड कर सकती हूँ, कोई आगे इशू नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च किया था तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि आपके पास मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो इशू हो सकता है, तुम्हारे सब्जेक्ट ना मैच करें, तो दैट्स वाई। बीएड कर सकती हो, जब जॉब के लिए अप्लाई करोगी तो ये प्रॉब्लम होगा कि सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो, ये किसी भी बच्चे के साथ है। हो सकता है कोई एनवीएस में एलिजिबल हो और DSSB में एलिजिबल ना हो, और कोई DSSB में एलिजिबल हो तो एनवीएस में एलिजिबल ना हो, ये बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और थोड़ा और आपको विस्तृत जानना होगा तो बताइएगा, मैं उस पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको जॉब सर ऑफर। सर मेरी एक और क्वेरी थी। एनम, आप हैंड रेस करेंगी बोल माइक ऑन करने से पहले। ठीक है, हाँ, ओके सर, थैंक ठीक यू। है। इकरा, तो इसमें कुछ और डाउट आपको? बाकी का ये थोड़ा, इकरा आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, मैं थोड़ा आप लोगों को और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पर। और सभी लोगों को इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए बेसिकली। मैं लैपटॉप पर ही हूँ, आई जस्ट शो यू पीपल। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा आप सभी लोग ज़रा। जस्ट अ सेकंड। इन्होंने क्वेश्चन काफ़ी सही पूछा है, आप सभी लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए फ्यूचर में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। छोटी छोटी डाउट रहती है यार, ये बाद में बहुत दिक्कत करता है, इतना दर्द देगा आपको बाद में ये कि पूरा डिग्री करने के बाद भी लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है। सोशल स्टडीज, एक तो आप एनवीएस का देख लो, एट द सेम टाइम आप केवीएस का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो तो अच्छा रहेगा। मैं आपको शो कर दे रहा हूँ लगे हाथ। और एक DSSB का भी देख लीजिए सो दैट आपको थोड़ा क्लियर रहे। DSSB, 1 सेकंड मुझे और दीजिएगा आप लोग बस। ओके, ठीक है, वी आर गुड टू गो। हाँ, तो सबसे पहले जैसा कि इन्होंने पूछा कि जैसे मैंने इनको बोला, इन्होंने देखिए मैं प्रश्न इनका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये कह रही हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर से हैं। तो सर मुझे किसी ने बताया, दो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, इनका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इस पर गलत है, कि मुझे किसी ने बताया कि फ्यूचर में ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत होता है। एक्चुअली पता है, कभी भी ना ज़िंदगी में हार्डली ही 1% ही कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पर आपसे वो ये पूछे कि बीएड में आपका सब्जेक्ट क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ना कभी भी ये मैटर नहीं करता कि बीएड में आपका क्या सब्जेक्ट है, वो बात केवल बीएड करने तक ही है। एक बार आपके पास बीएड की डिग्री हो गई तो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका बीएड का डिग्री है। आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्राइटेरिया ना बहुत मैटर करता है। ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है, ना कि बीएड में क्या कर रखा है। ठीक है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही डिसाइड करता है कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। जैसे आपके स्क्रीन पर जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर रहा हूं, बेसिकली ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नवोदय विद्यालय संगठन का, एनवीएस का। तो एनवीएस में मान लो इन्होंने कहा कि सर हमको टीजीटी का फॉर्म फिल करना है। मान लो फ्यूचर में कल को कोई बच्चा अप्लाई करता है तो टीजीटी, हाँ देखो टीजीटी सोशल साइंस, अब इसको पूछा जा रहा है कि टीजीटी सोशल साइंस में ये कैसे एलिजिबल होगी। तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। एक तो हो गया टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज। बेसिकली इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकती हो। इकरा जिससे ही बात हो रही थी मेरी,
ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस में बच्चे से क्या कह रहा है कि हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और दूसरा जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ 2 years। ठीक है। और नीचे देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल स्टडीज। तो आप एनवीएस और ईएमआरएस में नहीं एलिजिबल है, और वहीं कोई बच्चा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पढ़ा तो एलिजिबल है। ये देखिए, ये आपको एनवीएस का क्राइटेरिया है। एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन और ईएमआरएस क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, दोनों का क्राइटेरिया सेम होता है। तो आप चाहो तो इतने एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि टीजीटी में बेसिकली क्या चल रहा है। अगेन मैं आपको टीजीटी का क्राइटेरिया शो कर रहा हूं DSSB में, कि कोई बच्चा DSSB में सोशल साइंस में अप्लाई करता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। DSSB का मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। आप देखोगे ना, आप DSSB में एलिजिबल हो, आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हो तो आप DSSB में एलिजिबल हो, और वहीं आप एनवीएस में नॉट एलिजिबल हो। अब ये देख लीजिए केवीएस का है। केवीएस में क्या कह रहा है? केवीएस में कह रहा है कि टीजीटी एसएसटी बनने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो इन एनी 2 of the following। अब यहां क्या कह रहा है? या तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने पढ़ रखा हो, लेकिन कोई ईयर वाइज कंपल्शन नहीं है। तो अब यहां पर तुम टेक्निकली एलिजिबल हो कि कोई 2 आपने पढ़ रखा हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चल रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस के साथ अपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ रखा होगा। और क्या लिखा है? बीएड होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है बीएड होना चाहिए। अब बीएड होना चाहिए तो मतलब क्या? ये थोड़ी नहीं लिखा कि बीएड में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बस बोल रहा है बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए एलिजिबल होने के लिए। तो देखोगे कि केवीएस में एलिजिबल हो एक तरह से, DSSB में एलिजिबल हो, एनवीएस में नॉट एलिजिबल हो। तो यार ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत से कैंडिडेट के साथ होता है कि सभी कैंडिडेट सब एग्जाम में एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप 2-4 इस तरह के अपवाद को नॉर्मलाइज ना करिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है इकरा, आई होप आई एम क्लियर। Okay, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Pleasure talking to you. Then I'll come to Anjali, then Paliwal Industries, क्या है इन्होंने लिख रखा है? हाँ, यस अंजलि गुप्ता। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए अंजलि। सर मेरा ना ये क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरी जो ग्रेजुएशन है ना वो एक स्किल कोर्स है। मतलब मेरी ग्रेजुएशन आपने दिल्ली स्किल्स एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना आप होगा। आगे बताइए। हाँ, तो उस यूनिवर्सिटी में ना जो मेरा कोर्स है वो है बैचलर्स इन एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट और स्किन थेरेपिस्ट की तरफ से। ठीक है, आई गॉट इट। तो अब मेरा डाउट ये है कि क्या मैं बीएड के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि आपने वो 200 क्रेडिट्स वाला मतलब मार्क्स का कुछ बताया था ना सर। तो उसके लिए CUET DUB 2025 वाला प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है सर कौन सा? सॉरी, डेली बाइट्स पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए DUB का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ओके। और हाँ, बीएड करने के लिए एलिजिबल है, दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में जॉब में एलिजिबल रहेंगे। जैसे इकरा ने जब पूछा, मैंने इसको शो किया, तो आपका जॉब में क्राइटेरिया नहीं सेट बैठ रहा होगा। ठीक है, तो फिर उस बीएड करने का फायदा क्या है अगर जॉब में एलिजिबल नहीं है? तो सोच के करिएगा। ठीक है सर मतलब मैं किसी भी सब्जेक्ट से नहीं कर पाऊंगी अगर जैसे मतलब मैं बीएड करना चाहूँ तो? कर सकती हो, बीएड करने में दिक्कत नहीं है, जॉब की एलिजिबिलिटी में दिक्कत होगा। अच्छा, क्योंकि सर मतलब मेरे को ऐसा नहीं है, बस मुझे ना 6, 7, 8 की कोई क्लास चाहिए थी, किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा बस। और कुछ चाहिए आपको? नहीं सर। तो मंदिर में जाइए, सुबह शाम पूजा करिए, क्योंकि डिग्री पे तो नहीं हो रहा है। ठीक है सर। ये तो कोई बात ही नहीं होगी, हमको 6, 7, 8 पढ़ाना है, इसलिए हम जो है जबरदस्ती थोड़ी नेट सेट करा लोगे, एलिजिबल सेट बैठना चाहिए भाई। ठीक है ओके, देन आई कम टू पालीवाल। कहाँ गई? कौन है? हेलो सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। आपका नाम क्या है? क्या नाम सर जरूर करेगा? पालीवाल इंडस्ट्रीज लिखा। मेरा नाम रिया सिंह है सर, वो मम्मी चाचू ने आईडी बनाया है ना। अच्छा, नहीं अच्छा लगा हमको, बड़े इंडस्ट्रियल ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ बताइए। वो सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरा अभी बीए का 5th सेमेस्टर है, और जब अभी मैं बीएचयू के लिए मतलब बीएड का एंट्रेंस देने वाली हूँ, बीए का मेरा 5th सेमेस्टर है, तो
वो मेरा कंप्लीट नहीं होगा जब ये एग्जाम होगा, तो क्या मैं तब भी एग्जाम दे यस एलिजिबल है सकूंगी? आप, ठीक है दे सकती हैं हाँ। और सर ये जो COQ PO 04 का कोड होता है सोशल साइंस का, 04 हाँ यही मुझे देना होगा ना? यस सोशल साइंस 04 हाँ। हाँ सर, तो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जियोग्राफी हिस्ट्री है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे? अब वो जाके दिल्ली बैट्स के यूट्यूब पर जाइए, BHU का प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर रखा है, उसको आप देखिए, ठीक है अच्छा। ठीक है। और सर देखिए एक डाउट और आप था सभी सर। लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब मैं बोलता हूँ ना कि जाके प्लेलिस्ट देखो, दैट सिंपली मीन्स कि उस बात को ना वहाँ पर मैंने और ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कोई बात मैं बोलूँगा तो आप केवल सुन पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। भाई हम लोग भी किसी लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उस 15 मिनट 20 मिनट बहुत फोकस्ड होकर उसको समझाते हैं, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड डाउट है, और मैं कह रहा हूँ कि डेली बैट्स के यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, तो आपको लिटरली डेली बैट्स के यूट्यूब पर जाकर जो है प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए। और प्लेलिस्ट चेक करने का बेसिक कारण क्या है, क्योंकि उन बातों को मैंने प्लेलिस्ट में ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा रखा है, ठीक है। डेली बैट्स की आप यूट्यूब पर आओगे तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, कोई भी कैंडिडेट आप डेली बैट्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना होगा सबका। तो मान लो तुमको BHU का पेपर देना है, तुम BHU का पूरा प्लेलिस्ट देख कर आओ, ठीक है। ये आप ही के लिए बनाया गया है। DU का पूरा प्लेलिस्ट देख कर आओ, IP का पूरा प्लेलिस्ट देख कर आओ, कोई डाउट नहीं होगा। जामिया का पूरा प्लेलिस्ट आप देख कर आओ। जैसे मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने यहाँ 16 मिनट में एक्सप्लेन कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको यहाँ 16 मिनट तक एक्सप्लेन करूंगा नहीं। तो उसमें वो बात जो 16 मिनट में एक्सप्लेन है, ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन है। सिलेबस देखोगे ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन है। एक एक चीज़, पेड सीट क्या है, फ़ी क्या है, कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है, फ्यूचर में B.Ed का क्या वो रहेगा, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह DU में आप देखो, कोई बच्चा DU है, प्रिपरेशन क्लासेस कौन सा अपकमिंग है। कोई बच्चा जैसे किसी बच्चे को ऐसा रहता है कि नहीं हम प्रिपरेशन क्लास डेली बैट्स पे ज्वाइन कर लें, पता नहीं ये लोग कैसा पढ़ाएंगे। अरे तुमको बच्चों का फीडबैक और क्लास का डेमो दोनों मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाके देखो तो एक बार। और कोई बच्चा प्लेलिस्ट नहीं देख के आता है तो हम लोग भी उसको खुद इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं बैच वैच में ऐड करने में। देखो यहाँ सारा डेमो दे रखा है, बच्चों का फीडबैक दे रहा है, 4 घंटे का फीडबैक है, एक एक बच्चे का फीडबैक लेकर लाइव रॉ फीडबैक है, ठीक है। अब मान लो कोई बहुत बेवकूफ़ टाइप के लोग भी होते हैं, हो सकता है फर्जी बैठा दिया होगा उन्होंने। हाँ भाई, अगर मैं 50 बच्चों को फर्जी बैठा सकता हूँ तब तो मुझे इसी बात पे गर्व है। फिर तो आप लोग देख लीजिए कितने लोग ऐसा हैं जिनको पैसा देके यहाँ बैठाया गया है, ठीक है। अगर मैं 50 लोगों को फर्जी बैठा सकता हूँ वहाँ, तो भाई मुझे इस बात पे फक्र है, अपना पीठ में थपथपाना चाहूँगा खूब कि 50 लोगों को मैंने फर्जी बैठा रखा है वहाँ। तो वो सब जाके देखोगे तुमको पूरा बात खुद ही समझ में आ जाएगा। 4 घंटे तक एक एक बच्चे से बात किया होगा मैंने, एक एक बच्चे से, ठीक है। अब जैसे आप लोगों से यहाँ बात हो रही है, वही चीज़ वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसी तरह सब तमाम पुराने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैंने क्या देखा है, अब आप लोगों को एक चीज़ बताएं, देखो सोचने के तरीके में डिफरेंस होता है। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है ना, इनका जब तुम इंटरव्यू देखोगे, जानते हो क्या बोल रहे हैं बार बार, हमने डेली बैट से प्रिपेयर किया। यहाँ पर पता है मैंने मैम को बोला है कि आप डेली बैट्स के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे बात करो, तो मैम क्या कह रही, मैम हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बात कर रहे हैं, बच्चा खुद ही डेली बैट्स को बीच में घुसा दे रहा है। क्योंकि जानते हो जब तुम बाहर से देखोगे तो जानते हो तुमको क्या लगेगा, अरे ये लोग तो डेली बैट्स के प्रमोशन करा रहे हैं अपना। अरे नहीं भाई, मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं बोल रखा है। उन बच्चों से बात करना कुछ नहीं, सीधे उनको बता दिया जाता है, वो खुद ही आके बताते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूँ। हम लोग लिस्ट चेक कर लेते हैं, क्वालिफाइड है, आपका एक इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल कर दिया जाता है। वो जाके वो बच्चे के ऊपर है, किसी बच्चे से जाके पूछना, कुछ हम लोग गाइड वाइड नहीं करते हैं, जो उसको जो मन में आएगा बोलेगा, जो मन में आएगा बताएगा। तो वो खुद ही से बता रहा है, तो बच्चा क्या सोचता है, अरे ये तो पूरा प्रमोशन चल रहा है। नहीं यार, तुम मतलब एक बात को ना मेरे नज़रिए से भी देखो, ऐसा नहीं है। मैंने तो पूरा देख भी नहीं रखा, इन लोगों के मैंने इंटरव्यूज देख भी नहीं रखे हैं। इनफैक्ट ये लड़की तो टॉप भी की थी, आपको पता होना चाहिए। ये IP की भी टॉपर है, DU में, RI में और BHU में, सभी जगह इसका हुआ है। इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मानसी नाम है इसका, ठीक है। सिलेबस देखोगे पूरा एकदम लाइन से एक्सप्लेन्ड है, पेपर कोड पूरा लाइन से एक्सप्लेन्ड है। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि 2025 में B.Ed को लेकर क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप सीरियस हो एडमिशन लेने को, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई कारण होना चाहिए उसको नहीं देखने का, ठीक है। आप उसको जाके देखिए, उसके बाद कुछ डाउट हो हमसे कंसल्ट करिए, जो प्रोसीजर आप उसको फॉलो करिए, आप देखोगे कि बेस्ट हेल्प आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हाँ जी सर, पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया तब से मुझे बहुत कुछ पता चला, क्योंकि पूरा प्लेलिस्ट देखो पॉलीगॉन, ठीक है। और सर मेरा एक डाउट था कि अगर मैं BHU का B.Ed वाला ये
P04 वाला पेपर मतलब ये देती हूँ, उसके बाद अगर PHU में मान लीजिए नहीं हुआ और मुझे जैसे लखनऊ, इलाहाबाद और किसी यूनिवर्सिटी में देना पड़ेगा, तो क्या फिर से मुझे वो पेपर देना पड़ेगा CUET का? CUET का पेपर एक ही बार होता है। अच्छा, तो क्या ये 04 वाला कोड हर यूनिवर्सिटी में चलेगा? ये तो मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया कि आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो। यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतनी देर से भाई, शुरुआत में मैंने यही समझाया। आप देर से ज्वाइन किए हैं। हाँ सर। हाँ, तो ज़िंदगी में कामयाबी भी देर से मिलेगा फिर। सॉरी टू से दिस थिंग। ठीक है, अभी तो आपको बेसिक भी नहीं क्लियर है। मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर थोड़ा। हाँ, प्लीज़ डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेज। ठीक है, डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेज। ये इसीलिए देखिए, बाकी के लोग, मैंने शुरुआत में बात बताया कि नहीं कि आपको जाके हर यूनिवर्सिटी का चेक करना पड़ेगा। तो चेक करिए यूनिवर्सिटी CUET से करवाती है कि नहीं करवाती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में उस बात को बोला कि आप चेक करिए। ठीक है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, वो समस्याएं क्यों? इसीलिए तो समस्याएं हैं। कोई यूनिवर्सिटी कराती है, कोई नहीं कराती है। एंड उससे भी ऊपर की बात, जो यूनिवर्सिटी कराती है कोई ज़रूरी नहीं कि तुम उसमें जाके एडमिशन ले ही लोगी। अब मान लो कल को, मान लो हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है कल को कहे कि हम 04 के कोड से एडमिशन लेते हैं, तो तुम B.Ed करने के लिए बनारस से हैदराबाद थोड़ी ना चली जाओगी। ठीक है, ये भी तो देखना है हमको उसका लॉजिस्टिक्स भी तो देखना है कि भैया मेरे पे सेट बैठ रहा नहीं बैठ रहा है, मैं करूंगा नहीं करूंगा। नहीं सर, जैसे कि मैंने एक बार CUET का एग्जाम दे दिया है तो हो गया। फिर दोबारा नहीं देना पड़ेगा उसको ना? नहीं दोबारा नहीं देना पड़ेगा। एक बार फेल हो गए तो हो गए परमानेंट। हाँ, तो फिर किसी यूनिवर्सिटी के लिए मैं फिर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती? आप इसका रिकॉर्डिंग रेफर करिएगा वापस से। ठीक है, हाँ ठीक ठीक है, सर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। ओके, देन आई विल कम टू शाही पोलिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने इग्नू से किया है ग्रेजुएशन और अभी PG में है फर्स्ट ईयर, और सोशियोलॉजी से मैंने किया है PG। तो इसके रिगार्डिंग कुछ बताइए सर। देखो, अगर मुझे सोशियोलॉजी करना से कर रखा हो, देखो शाही, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ग्रेजुएट 10th तक तो सोशियोलॉजी का कुछ देखने के लिए मिलता नहीं है। ठीक है, और अगर एज फार एज PG कंसर्न है तो सोशियोलॉजी से मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में B.Ed होता है एज अ सब्जेक्ट जी। ठीक है, लेकिन फिर 11th-12th पर जॉब आता है और वो भी कोई ज़रूरी नहीं किया आएगा। ठीक है, तो सर मैं अभी B.Ed कर सकता हूँ सर? हाँ कर सकते हैं आप, B.Ed कर सकते हैं? यस कर सकते हैं बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अलग से सब्जेक्ट है पूरा इसका। और साथ में भी बोला था सर कि मैं अभी PG कर रहा हूँ इग्नू से, तो रेगुलर से कर सकता हूँ मैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? देखिए मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, B.Ed के साथ PG मत करिए साथ में, पहले PG कर लीजिए तब B.Ed करिए, या पहले तो सर B.Ed कर ये लीजिए था फिर ना PG कि करिए। एक रेगुलर था, एक डिस्टेंस में से नहीं मैं हो समझ सकता गया। था। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना B.Ed के साथ अवॉइड करिए। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली अभी बिहार में भी अच्छे खासे बच्चों का रिक्रूटमेंट हुआ है, तो जिन भी बच्चों की डिग्री सेम ईयर में थी B.Ed के साथ, जी। उनका कैंसिल कर दिया गया। आप पता कर सकते हैं। वो मैं सुना था सर, लेकिन कुछ लोग बोले कि नहीं आप कुछ ब्रांडेड लोगों थे के वहाँ बोलने वाले पर मत जाओ भैया, पूरा बकायदे डॉक्यूमेंट है और इग्नू के में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, इग्नू ने साफ साफ लिख के दे रखा है कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक हाँ, यू। तो आप अगर इग्नू से कर रहे हो तो इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए, उसमें एक वर्ड सर्च करिएगा साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन पर इग्नू ने अपना गाइडलाइन दे रखा है, और उसमें मेंशन्ड है कि कोई भी डिग्री जो NCTE अप्रूव्ड होगी उसको आप PG के साथ नहीं कर सकते हो। तो B.Ed इज एन NCTE अप्रूव्ड डिग्री, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जी सर। ठीक है, तो ठीक। हाँ, तो आप नहीं कर सकते इग्नू के साथ। इग्नू के मतलब नहीं कर सकते हो B.Ed साथ में। ठीक है, अब कहीं कोई कर रहा है तो डिग्री करने से नहीं कोई रोकेगा, जब नौकरी की बात आएगी तब पता चलेगा क्या किया आप। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ठीक है सही, हाँ ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देन वेलकम टू संतोष थावड़े, देन मोहम्मद इम्तियाज। हेलो हाँ जी संतोष, यस प्लीज बताइए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? यस प्लीज। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि B.Ed में ना सब खिचड़ी कर रखी है। मतलब मैं अभी ग्रेजुएशन से 3rd ईयर में हूँ और इंग्लिश कर रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर, और इसमें मेरे को CUET का 05 देना पड़ेगा। पर आपने वो कहा कि आप एक किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते एक यूनिवर्सिटी पे। फिर मैंने सोचा कि हम 03 भी दे देंगे, 05 और 03।
बट उसमें भी डिफरेंस बहुत है। उधर संस्कृत सीखना वो तो क्या है, संस्कृत का भी व्याकरण करने का, हिंदी का भी करने का, इंग्लिश का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर 03 का बोले तो 03 में उसका अलग ही कुछ लिखा है, बहुत ज्यादा है उसमें भी। और RI में देखो तो RI में भी अलग है। वो मतलब पूरा हैंग हो चुका है कि क्या करें। RI का देखे तो सेमेस्टर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 40% तो वेटेज सेमेस्टर एग्जाम पर भी है, तो क्या करें। कुछ मत करिए, इतना दिमाग मत लगाइए आप, ठीक है? नहीं बन सर, वो पूरा नहीं उन्होंने खिचड़ी कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, उसमें उन्होंने खिचड़ी नहीं कर रखा है। सेमेस्टर सुनो पे सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो संतोष, एक चीज़ तो ना खुद से रिफ्लेक्ट करके देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ बीएड में नहीं है। किसी भी डिग्री को लेने जाओगे, जो प्रोफेशनल फील्ड की इस तरह की डिग्री होगी, जो ग्रेजुएशन के बाद हो रही होगी, इस तरह के इश्यूज सभी जगह हैं, कम चाहे ज़्यादा, ठीक है? ये आप ध्यान रखिए, सभी जगह है, कम चाहे ज़्यादा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपका सेमेस्टर एग्जाम है, ये आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, ये तुमको चाहे सुन के मेरे मुंह से कड़वा लग रहा हो, तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम है। इन लेमन लैंग्वेज, टू हेल विद योर सेमेस्टर एग्जाम, इट्स योर प्रॉब्लम। सीधा तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम का डेट लड़ जाता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, उससे भी ऊपर की बात यह है कि जब आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तब आप ये सब बातें मत करिए। तब आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम है और मेरा फलाना है ढिकाना है, क्योंकि अगर वाकई नहीं सर, RI में 40% सेमेस्टर। अरे एक सेकंड, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। आपका सेमेस्टर एग्जाम है, कुछ भी है, आप इस पे बात कर रहे हो कि सर RI में 40% एडमिशन सेमेस्टर एग्जाम पर होता है। अरे डजेंट मैटर यार, 40% पर होता है तो जो तुम्हारा बाकी का 60% है तुम उसमें करो ना। डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल, ठीक है? आप तो मतलब इट्स जस्ट कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान गए हो, तो आप बेवजह परेशान हो रहे हो कि सर RI में तो मेरिट बनता है, तो उसमें कहता है कि 40% ग्रेजुएशन के बेसिस पर होता है। तो कितने नंबर का डिफरेंस क्रिएट होगा? 1 नंबर का, 1.5 नंबर का। आप एंट्रेंस वाले में ले आइएगा एक्स्ट्रा। और एक चीज और, ये इन सब चीजों के लिए परेशान होना आपका काम नहीं है। आप उन चीजों के लिए परेशान होइए जिसको आप सुलझा सकते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि हम सेमेस्टर एग्जाम का परसेंटेज भी देखते हैं, तो यार अब वो यूनिवर्सिटी कहती है, आपको मानना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो बात ये है कि संतोष, अगर आपका पेपर एंट्रेंस एग्जाम का 60% एरिया एंट्रेंस का, तुम एंट्रेंस दो, सेमेस्टर का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। हाँ, और उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। क्यों नहीं क्रिएट होता है? जैसे मान लीजिए आप 100 में 60 पाए, कोई 70 पाया, अगर उसको आउट ऑफ 10 कन्वर्ट कर दोगे तो 1 नंबर का डिफरेंस है, 6 और 7, ठीक है? वो परसेंटेज वाइज उसको डिवाइड करके किया जाता है, ठीक है? तो वो कोई समस्या का विषय नहीं है, ठीक है? मैंने अमूमन देखा है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा रहा है, उसके सेमेस्टर एग्जाम में चाहे नंबर खराब रहा, उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? यस सर, यस। देखो संतोष, क्या है ना, एंट्रेंस एग्जाम में कोई बच्चा 60 में 0 पा सकता है, संभव है, ठीक है? लेकिन मतलब एंट्रेंस एग्जाम में कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि 0 पाए, एक भी क्वेश्चन सही ना करे। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में जहां 40% नंबर जोड़ रहा है, तो हर बच्चे का परसेंटेज कोई 0 थोड़ी ना पाता है सेमेस्टर एग्जाम में। सेमेस्टर एग्जाम में किसी का परसेंटेज 70 है, किसी का 65 है, किसी का 75 है, 0 तो किसी का है ही नहीं। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आएगा, 60% जो ऐड किया जा रहा है, उससे डिफरेंस क्रिएट होगा। तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए जो एंट्रेंस हो रहा है, ठीक है? यस सर, बराबर है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू त्रोशीत सिंह। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ सर, आपने भी बताया जैसे कि बीएड जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है एक तरह की, ठीक है सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बताया था कि एमए और बीएड साथ साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रोफेशनल डिग्री है। तो सर ऐसा हो सकता है एमए, सर डबल एमए एक साथ हो जाए, जैसे मैं करना चाहूँ एमए हिस्ट्री इग्नू से और एमए पॉलिटिकल साइंस बीयू से? कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, सर अभी मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी सर कोर्स में एनरोल्ड हूँ। मैं सर 3rd सेमेस्टर है मेरा, 2nd ईयर में हूँ सर। मैं बीएड का भी एंट्रेंस देना चाहता हूँ थ्रू CUET। तो सर व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी
to this exam? देखो तुरशीद, सबसे पहली चीज़ तो किसी भी एग्जाम, मतलब अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं तो गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, या अगर आपको फ्यूचर में कभी प्रिपेयर करना है तो किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट चीज़ क्या होता है, जितना जल्दी उसके प्रिपरेशन क्लास आप कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? उसका सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, सब कुछ आपका रेडी हो जाता है, ठीक है, बहुत पहले से ही। तो जब आपका एग्जाम आता है तो आपको ये क्लियर रहता है कि मेरे को करना क्या है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई बच्चा सिलेक्शन तो अपनी ही स्ट्रेटेजी से होगा, ठीक है। जब किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, इंस्टीट्यूट बस तुम्हारा एक ही चीज़ में मदद करता है, सिलेबस सॉर्ट कर देगा, एलिजिबिलिटी सॉर्ट कर देगा, सब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा, तुम्हारे आगे प्लेटर पे बस रख देगा, यू जस्ट हैव टू चूज कि क्या करना है, ठीक है। तो पहला तो ये। दूसरा चीज़ ये, आपको जैसे अपकमिंग वाला CUET का फॉर्म है ऐसे ही फिल करके पेपर देना चाहिए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा मेरा लेवल क्या है, ठीक है। बाकी का बस अपना पढ़ते रहिए, सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर लेकर, बस उतना बहुत है, सिलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर जब आप देंगे तो, ठीक है। तुरशीद? जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। देन विल कम टू गुंजन, देन श्वेता। इज गुंजन बलानी? यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मुझे ये डाउट था, लाइक अभी मेरी ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट हुई है फ्रॉम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एंड सर मेरा इंटरेस्ट मेरा प्राइमरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अभी मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ कि मैं DLED करूँ या फिर B.Ed, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे B.Ed सजेशन करा है। नहीं देखो गुंजन, किसी के सजेशन में मत जाओ। सिंपल सा बात यह है कि अगर तुम्हें प्राइमरी में पढ़ाना है तो तुमको DLED करना पड़ेगा, और वो लोग तुमको सजेशन इसलिए ऐसा दे रहे हैं क्योंकि वो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि एज इफ ग्रेजुएशन के बाद B.Ed होता है तो ग्रेजुएशन के बाद B.Ed ही करो, आगे की तरफ फोकस करो। अरे भैया, अगर हमको प्राइमरी का टीचर बनना है तो मैं DLED दूंगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो सर में ये भी बोल रहे हैं, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि DLED में स्कोप ज्यादा नहीं है, लाइक B.Ed में ज्यादा है। B.Ed में ज्यादा स्कोप है, ये कैसे डिफाइन हो रहा है? कैसे डिफाइन किया उन्होंने? कहाँ से तौला है उन लोगों ने? किसमें ज्यादा है, किसमें कम है? बट सर पता नहीं, मुझे ऐसा कंफ्यूजन भी हो रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं कि आप तो B.Ed कौन लोग करो। बोल रहे हैं? काफी लोग, बुलाइए उनको, किसी एक को बुला के लाइए। सर अभी तो मेरे पास कोई नहीं है साथ में थोड़ा सा ऐसा। टाइम ले लो, आधे घंटे में सेशन में और हूँ, आधे घंटे टाइम लीजिए, बुला के लाइए, लिंक भेजिए उनको ज्वाइन करने के लिए, पूछूं मैं कैसे ठीक स्कोप है। डिफाइन किया उन लोगों ने, ठीक है। जी। बताएं और- जरा कैसे स्कोप डिसाइड हो रहा है। हाँ भैया, ये भी जिससे डाउट- नौकरी लग जाए, जिसमें सीट आ जाए, हाँ जी, ठीक है, चाहे धोखे से हो चाहे धक्के से, होना चाहिए। ओके सर। तो ये और सर स्कोप का डेफिनेशन तो फालतू बात है। मैं बस ये चीज कहूंगा कि जो लोग भी इस तरह हवाई रिकमेंडेशन देते हैं कि ग्रेजुएशन कर ली हो तो B.Ed करो, अरे नहीं यार, अगर मेरे को प्राइमरी का टीचर बनने का मन है तो मैं DLED करूंगा। सिर्फ B.Ed मैं इस बात पे नहीं कर सकता हूँ कि आप मैंने तो अब ग्रेजुएशन कर लिया है तो B.Ed में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है तो मैं तो भाई ग्रेजुएशन के बेसिस पे करूंगा। अब कल को मैं मास्टर्स कर लूँ, मैं PGT पर एलिजिबल हूँ, नहीं यार मैं तो केवल PGT का टीचर बनूंगा। अभी मेरे को नौकरी चाहिए पहले, तो मैं पहले TGT का भी अप्लाई करूंगा, PGT का भी अप्लाई करूंगा, ठीक है, जो जो चाहिए होगा सब अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्योंकि यार ये बातें जो आप कर रहे हो ना, ये थोड़ा सा हवा हवाई बातें इसलिए हैं क्योंकि जब एक व्यक्ति के सामने ये चुनाव रहेगा ना कि तुमको पहले नौकरी चाहिए कि कौन से क्लास को पढ़ाना चाहते हो, तो वो कहेगा पहले नौकरी चाहिए, ठीक है, हम क्लास वाला से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, तो इसका जवाब आपके सामने है बहुत। तो अगर आपको प्राइमरी में पढ़ाना है तो आप DLED करिए, नहीं तो फिर B.Ed करिए, ठीक है। ठीक है सर। और सर मेरा एक और डाउट था, लाइक अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम ले रहे हैं, लाइक DU का CUET ले रहे हैं या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का एग्जाम ले रहे हैं, तो उसका सिलेबस जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है जिस सब्जेक्ट में, उसी से रिगार्डिंग हमारा नहीं। सिलेबस हो? कुछ भी पूछ सकता है, जो उनको इच्छा करे, कुछ भी? ओके। DU CUET में भी ऐसे कुछ भी मतलब आ सकते हैं या सोशल साइंस से रिलेटेड ही आएगा, लाइक हिस्ट्री पॉलिटिकल में मेरी हाँ ग्रेजुएशन है? मतलब सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पूछ सकता है इस सबसे। ओके, लाइक रीजनिंग अगर आ सकता है क्वेश्चन, जैसे नहीं reasoning का हो मैथ गया। नहीं पूछेगा, सोशल साइंस के पेपर तो एक दो क्वेश्चन कहीं आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ओके सर। और सर मेरा एक और डाउट था लास्ट, लाइक अगर अभी जैसे इंस्टीट्यूट में मैंने बात करी थी सर रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मुझे वहां से ऐसा पता लगा कि B.Ed 4 इयर्स की अब हो चुकी है। तो कर लीजिए 4 साल वाला। तो सर ग्रेजुएशन तो ऐसे मैंने कर रखी है। तो ग्रेजुएशन के बाद 4 साल B.Ed कर लीजिए फिर। ओके। और सर जो हमारा सीटेट होता है एग्जाम, उसके बाद
जो भी एलिजिबिलिटी होता है प्राइवेट कॉलेज जो स्कूल्स होते हैं सीटेट के में, तो ऐसा है कि वो सीटेट सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अगर हमें जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें टीजीटी पीजीटी एग्जाम देना हो। अच्छा, और प्राइवेट वाले कौन मिल के डिसाइड किया? कौन से प्राइवेट स्कूल है जिन्होंने बोला कि सीटेट से लेंगे और सरकार ने कहा नहीं नहीं हम सीटेट से नहीं लेंगे? नियम कौन बनाता है, नहीं। प्राइवेट स्कूल वाले की सरकार? मेरा खुद का डाउट है सर, ये मुझे पूछना था। अच्छा, वैसे तुम बताओ कि नियम कौन बनाता है, सरकार या प्राइवेट स्कूल वाले? सर गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा चलो, कम से कम इस पे आपको क्लैरिटी है। आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं? यस सर। भाई पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा सोशल साइंस में ना बहुत ख़राब पोजीशन है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, खुद से आपको डाउट क्लियर करना होगा तो कैसे क्लियर करेंगे? मान लीजिए अभिलाष सर नहीं है यहाँ पर, आप बताइए खुद से कैसे क्लियर करेंगे? सर मुझे तो लगता है कि हो सकता है लाइक प्राइवेट में भी सीटेट हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी हो सकता नहीं, है। तुम्हारे लगने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? हु आर यू कि आपके लगने ना लगने से फर्क पड़ रहा है सरकार को या किसी को भी? आप ये बताइए, अगर आपको सर्च करना होता तो आप कैसे देखती हैं इस बात को? क्या सर, सॉरी? अगर आपको इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होता तो आप कैसे ढूंढती हैं? हेलो। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढेंगे? सर गूगल करेंगे। कर लो, गूगल करके बताओ। कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके गूगल करो जरा, मैं भी देखूँ क्या गूगल कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर करो, गूगल करो। करिए स्क्रीन शेयर करिए, गूगल करिए। कहाँ गई? यस सर कर रही हूँ। मैं करता हूँ। अच्छा गुंजन, आप अभी थी जब मैं वो गवर्नमेंट जॉब वाला इकरा को एक्सप्लेन कर रहा था? किसका नाम ले लिया मैंने भाई? अच्छा, दीक्षा कश्यप। हेलो। जी गुंजन। ये सर मैं थी। अच्छा, आपने क्राइटेरिया बताया था लाइक सर्च करके एनवीएस का, केवीएस का। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या पास होना चाहिए था बीएड के बाद? सर मैंने ऐसे देखा तो, लेकिन मैंने जस्ट आपको सुना उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको ग्रेजुएशन हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऐसे होना चाहिए तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, मतलब देखिए, इसीलिए मैंने बोला ना आपका सोशल साइंस भी काफ़ी वीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लैक कर रही हैं। सिर्फ समझने की बात नहीं है यहाँ पर। और जैसा कि आप देखोगे यहाँ, ये नीचे पढ़ो ज़रा, ये तुम्हारे स्क्रीन पर जो तुम्हें दिख रहा है, ये क्राइटेरिया किसका है? ये केवीएस से क्राइटेरिया है। और नीचे ज़रा पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ा मैंने। अरे पढ़ो, रीड करो। पढ़ा मैंने क्या, रीड करिए। Pass in the central teacher eligibility test paper second conducted by CBSE in accordance with the guidelines framed by NCT for the purpose. ये एनवीएस क्या सरकारी स्कूल, केवीएस सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट? सर गवर्नमेंट। श्योर हो गवर्नमेंट स्कूल है? केवीएस सरकारी स्कूल होता है? यस सर। कैसी बातें कर रहे हो भाई, कब हुआ सरकारी? सर केवीएस सरकारी तो होता है। नहीं यार, नवोदय सरकारी होता है ना? सर केंद्रीय विद्यालय में सरकारी तो होता है। अच्छा, सरकारी ही होता है, ठीक। चलो 5 में 1 नंबर दिया तुम्हें सोशल साइंस में, ठीक है, कम से कम इतना आपको पता है। तो देखो, ये बताओ, ये सरकारी संस्था ही तो कह रही है सीटेट का होना चाहिए। हाँ जी सर। तो ये बताओ, प्राइवेट वाले सरकारी को कॉपी करेंगे कि सरकारी वाले प्राइवेट को कॉपी करेंगे? सरकारी वाले नहीं, मतलब प्राइवेट वाले सरकारी को कॉपी अरे करेंगे। सरकार गाइडलाइन सेट करती है प्राइवेट वालों के लिए भाई। सर बोल तो रही हूँ सर, हाँ, प्राइवेट वाले हाँ। सरकार। तो अब ये बताइए, सीटेट का पेपर पहले सरकारी में होना जरूरी है कि प्राइवेट में? सरकारी में। जी, पहले सरकार उसको सीटेट को कंपलसरी करती है, फिर प्राइवेट वालों को कहा जाता है कि आप भी यही गाइडलाइन फॉलो करिए। जी सर। ठीक है। अब जैसे डेली बाइट्स देख लो, डेली बाइट्स एक रजिस्टर्ड एडटेक फर्म है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, डेली बाइट्स रजिस्टर्ड है। तो हम लोग एक हो गए,
लेकिन अगर हमको किसी फैकल्टी को पढ़ाना होता है तो मैं मास्टर्स और नेट जेआरएफ क्वालिफाइड फैकल्टी लेता हूँ। भाई मेरा मन, हमको किसी बच्चे को बीएड को पढ़ाना रहता है तो मैं मास्टर्स नेट जेआरएफ वाले को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट संस्थाएं तो प्राइवेट वाले कैसे गाइडलाइन सेट करने लगेंगे, गवर्नमेंट गाइडलाइन सेट करेगी भाई। ठीक है गुंजन, कुछ और ऐसा है जो आपने सुना है इधर उधर? नहीं सर, नहीं, बस ये था। थैंक यू सर। हाँ, और गूगल पे सर्च करके हमको स्क्रीनशॉट भेजिएगा क्या बता रहा है गूगल। ठीक है, हाँ ओके। देन आई विल कम टू मोहम्मद इम्तियाज, देन फुरकान खां। यस मोहम्मद इम्तियाज, गुड इवनिंग जी। सर मेरा नंबर था। अच्छा श्वेता आ रहा हूँ, एक मिनट सॉरी। हाँ यस मोहम्मद इम्तियाज। मैं बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था सर। अच्छा ठीक है। हाँ कहे थे कि 30 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी सर, कोई इस तरह का कोई अपडेट नहीं आया मुझे। अरे 30 तारीख ओरिएंटेशन में बताया गया होगा और आज 30 है, मतलब आज क्लास होगी, अभी अपडेट आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो सर वो टेलीग्राम पे आएगा? हाँ टेलीग्राम में आपको लिंक आ जाएगा। मेरी ही क्लास है, जस्ट इस सेशन के बाद मैं क्लास ज्वाइन करूंगा आप लोगों के साथ। सर जामिया में बीएड का एंट्रेंस कब होगा? 15-20 मई अराउंड। मई, ठीक है। हाँ मई, ठीक है। ओके थैंक यू इम्तियाज। यस श्वेता, देन आई विल कम टू फुरकान खां। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग श्वेता जी, बताइए। सर जैसे आपने केवीएस का मतलब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि टीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब कुछ, मैंने आपकी वीडियो देख रखी थी। ये मैंने बस वही रीजन से ये वाला सेशन डाउनलोड मतलब अटेंड किया था। बट वो एनवीएस एंड डीप ट्रिपल्स की मतलब आपके का नहीं है और सबका है, तो मुझे मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार आप गाइड कर दीजिए। देखो एनवीएस और DSSB का रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को आज तक टाइम नहीं मिल पाया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये कंडीशन तब है जब मेरे पास अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं उनके प्रिपरेशन क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए। तीसरा चीज़, चौथा चीज़ उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और पांचवा चीज़, उस पर रिकॉर्डेड मेरे बहुत सारे डिस्कशन सेशन होंगे स्टूडेंट्स के साथ डेली बैट्स के यूट्यूब पर। ठीक है, DSSB को भी लेकर एनवीएस को भी लेकर जाइएगा आप डेली बैट्स के यूट्यूब पर जाइएगा, बस प्लेलिस्ट सर्च करना। ठीक है, वहाँ देखना कि कौन से प्लेलिस्ट पे नवोदय विद्यालय संगठन लिखा हुआ है, कौन से पे EMRS लिखा हुआ है और कौन से पर DSSB लिखा हुआ है। उसमें जो मेरा वेबिनार मीट होगा ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक लाइन समझा रखा है मैंने। ठीक है, ओके सर। हाँ, उन पे व्यूज़ वगैरह बहुत कम होगा क्योंकि दुनिया शॉर्ट देखना चाहती है और मेरे वीडियो 3 घंटे 4 घंटे के ऐसे आते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होगा। ओके ठीक है, हाँ ओके। थैंक यू श्वेता। आप शायद क्लास में है ना इस बार? थैंक यू सर। हाँ जी। अच्छा, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है? 06। एक्चुअली सर मैंने इग्नू से BSc कर रही हूँ जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में, तो केवीएस मेरा क्लियर है कि उसमें मतलब मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है, बस मुझे एनवीएस एंड DSSB में मतलब क्लियरली नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं मुझे वीडियो चाहिए। देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, हाँ ओके। देन आई विल कम टू फुरकान खां। थैंक यू श्वेता। हाँ यस फुरकान। देन श्रेया अरुण। हाँ यस फुरकान। हेलो सर। जी बताइए प्लीज। हाँ सर मैं फुरकान मैं अपने भाई के आईडी से आप अपना हेडफोन निकाल लीजिए। हेडफोन? हाँ, ब्लूटूथ ऑफ करके हेडफोन निकाल लीजिए। आप अपना हेडफोन निकाल लीजिए, ब्लूटूथ निकाल के। ओके, इन मीन टाइम आई विल कम टू श्रेया, देन आई विल कम टू फुरकान अगेन। यस श्रेया। जी फुरकान बताइए। हाँ सर, मैं ये बोल रही हूँ, मैंने आपकी आपकी वीडियो देखी 2022 से, तो मैंने मैसेज सेंड किया था और आपका चैनल भी ज्वाइन किया था JMI वाला BA के लिए, लेकिन मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मैंने व्हाट्सएप पे तो आपने कोड बताया था कोड, इसलिए मतलब मुझे बैच लेना था JMI का, अभी तक नहीं। जामिया 21 नंबर पे मैसेज किया आपने? सॉरी सर? डेली बाइट्स के नंबर आपने ये नंबर पे मैसेज करिएगा। आप उनको वापस मैसेज कर दीजिए ना, बोल दीजिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कर दीजिए कि मुझे JMI की क्लास ज्वाइन करना, आज से शुरू है। क्योंकि जो मैंने वीडियो देखी है, मैंने उसी से आपका नंबर लिया था। अच्छा, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, ठीक है? ओके सर। आप एक सेकंड फुरकान, एक सेकंड। चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है, इस नंबर पर आप वापस व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे JMI का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है।
आपको हैंडलर ऐड कर देंगे। हमारी प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स के ऐप में नहीं होती, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, हैंडलर आपको जीएमआई की क्लास के रिगार्डिंग बता देंगी। और हाँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज से ही क्लास शुरू है, आज ही से ज्वाइन करिएगा, ठीक है, क्योंकि लेट करके ज्वाइन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि फी आपको उतना ही देना होगा। ओके सर, चैट बॉक्स यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा। अरे आप फोन नंबर लिख लो ना, 850 ओके थैंक यू सर। 85 ओके 85060383466, ठीक है। ये डेली बाइट्स का वो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप बोल दीजिएगा हमको जीएमआई के क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है फुरकान। ओके सर, और भी डाउट है मेरे, जो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ सोल से, मेरे जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल है, 2 डिसिप्लिन में पॉलिटिकल है और एक हिंदी है, तो मुझे कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं जो सच में टीचिंग जो करना चाहती हूँ उर्दू से करना चाहती हूँ, और उर्दू है मेरे पास। उर्दू कितना पढ़ा है आपने? तो मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों एमएससी उर्दू और अभी भी है, बट मेन में नहीं थी, जो एक्सेप्ट बैठे उर्दू उनमें थी। एडिशनल में था उर्दू? यस सर, एडिशनल में थी। परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज हुआ है उर्दू? यस सर, जैसे कि बोलते हैं कि 200 का होना चाहिए, तो वो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ये तो डीयू के लिए होना चाहिए, आप तो जामिया के लिए पूछ रही हैं ना? जी सर, जाने के लिए। तो आपने उर्दू का जो आपका सब्जेक्ट है उसको एज अ परसेंटेज कैलकुलेशन में रिजल्ट में यूज किया गया, केवल ऑप्शनल पढ़ा है आपने? तो वो 10th तक तो होती है। 10th तक नहीं, ग्रेजुएशन में बताओ भाई, 10th का क्या लेना देना है? तो बिल्कुल मैंने यूज किया परसेंटेज को। चलिए ठीक है, वैसे तो आप एलिजिबल हैं, हिंदी से तो आप एलिजिबल, पॉलिटिकल साइंस से तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। पॉलिटिकल में मेरे पास कॉम्बिनेशन नहीं लगा, क्योंकि ना ही मेरे पास ज्योग्राफी और ना ही हिस्ट्री है। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं सोशल साइंस से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, रेगुलर से तो मैं एलिजिबल हूँ, पर प्रॉब्लम आ रही है अगर ओपन से, अगर मैं डिस्टेंस से करती हूँ। अरे डिस्टेंस से हर व्यक्ति एलिजिबल नहीं होता। आपने टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास? डीएलएड कर रखा है आपने? डीएलएड भी करा, बट एक्सपीरियंस है टीचिंग का। कितना साल का? लाइक 10 से 2 ईयर पर प्रूफ देना होगा, क्योंकि मैंने स्कूलिंग में और कोचिंग से पढ़ाया और अभी घर पे भी। नहीं, घर पर नहीं भाई, पढ़ाया वाला नहीं है, प्रूफ देना होगा, सीबीएसई रजिस्टर्ड स्कूल होना चाहिए। ओके। अच्छा, घर पे ट्यूशन पढ़ा रखा है, एक्सपीरियंस हो गया? अरे भाई कोचिंग से पढ़ाया और सुनिए, सरकार से मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में जहाँ 2 साल में आपने पढ़ाया और स्कूल लिखित में दे कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा ये, हमारे यहाँ से पढ़ी है, तब होगा। ओके, अगर सर मतलब स्कूल में अगर दीदी, क्योंकि मैं अभी से स्टार्ट कर दूँगी और मेरे पास डीएलएड नहीं है, तो तभी तो आप डिस्टेंस एलिजिबल नहीं हैं, डिस्टेंस से बीट करने के लिए एलिजिबल नहीं है आप। ओके सर, और ये भी पूछना था। जी हाँ, तो अगर आपने पहले ही क्लियर कर दिया है, तो बस मुझे पूछना है कि लोग जी जो मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ वो तो मैं प्रोग्राम से कर रही हूँ, पर मुझे मास्टर करना है वो मुझे इंग्लिश से करना है, और मैं चाहती हूँ कि साथ साथ में अपना डीएलएड भी कर लूँ। अच्छा ठीक है। एमए में तो मैं डिस्टेंस से कर लूँ, एनसीआर से कर लूँ, और जो मैं बीएड कर रही हूँ वो रेगुलर से करूँ। ये कर सकती हैं, क्योंकि देखो अलाउड तो नहीं है, लेकिन डीएलएड का कॉम्बिनेशन कभी मास्टर के साथ मांगेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नहीं, बीएड मास्टर साथ नहीं कर सकते भाई, इतना बार मैं नहीं बोला कि मतलब मेरी साइड से तो नो है, बाकी आपकी इच्छा है। ओके सर, मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, और अभी आपने बोला मास्टर्स आपको किस में करना है? इंग्लिश में करना है मुझे। तो फिर अभी कह रही हो उर्दू पढ़ना है, फिर कह रही हो इंग्लिश में करना है। तो बीएड में जो करना है, 10th तक जो पढ़ाई करी वो मुझे करना है उर्दू अरे में। 10th तक जो पढ़ाई की थी वो छोड़ दो भाई, 10 12 का बात छोड़ो, ग्रेजुएशन का बात करो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर डिसाइड होगा। सर जो स्कूलिंग तक मुझे पढ़ाना है वो मुझे उर्दू पढ़ानी है, पर जो मैं ग्रेजुएशन तो अरे नहीं यार, स्कूल में तुमको क्या पढ़ाना है डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज किससे आप एलिजिबल हो। हाँ, तुमको किसको पढ़ाना नहीं पढ़ाना एक टोटली अलग बिजनेस है, पॉइंट ये कि एलिजिबल किस में हो, ठीक है। हाँ, तो आप उर्दू से एलिजिबल नहीं बैठ रही है ना, फिर एलिजिबल कहाँ है, एलिजिबल ही नहीं है, बात ही खत्म।
ओके सर, ओके। तो सर सेकंड है कि इंग्लिश, क्योंकि मुझे हाँ लाइक आई वांट सुनिए, टू आप उसी से फॉर्म फिल कर सकती हैं जिससे आप एलिजिबल हैं। अगर आप इंग्लिश ले रही हैं तो आप इंग्लिश से ही फिल करिएगा, ओके। बाकी का फिल ही नहीं कर सकती हो ना, पॉइंट ही यही है, फिल नहीं कर सकती हो बाकी का। तो मतलब मैं उर्दू का एलिजिबल ही नहीं होंगी? नहीं, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं एलिजिबल हो भाई। ग्रेड्स में नहीं पढ़ रखा है, पीजी में नहीं पढ़ रखा है, नहीं एलिजिबल हो, बात ही खत्म। ओके। और सर सेकंड ये पूछना है कि सर बच्चे ये कहते हैं कि टाइम वेस्ट होगा हमारा, क्योंकि अगर हम बीएड करेंगे कौन कह रहा है? बुला के लाओ जो कह रहा है, पहले बुला के लाओ। कौन कह रहा है? उसके बाद हमें करेंगे तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि डायरेक्ट कौन से बच्चे कह रहे हैं? बुला के लाओ, देखें कितना पढ़े लिखे हैं सब। डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद वो पीजी करते हैं, मास्टर करते हैं, उसके बाद एक साल आप भी आधा घंटा लीजिए, जाइए बुला के लाइए कौन लोग कह रहे हैं वो, ठीक है? फिर बात करते हैं इस पर, ठीक है फुरकान? सर प्लीज लाइक आई हैव टू कंटिन्यू। अच्छा, इसके बाद कोई और क्वेश्चन है? तो ये लास्ट है। हाँ, तो लास्ट वाले के लिए ना पहले और लोग लेके आइए जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं। मैं देखूँ, मैं पूछूं क्यों कह रहे हैं ऐसा। प्लीज आई एम वेटिंग फॉर अ लॉन्ग ऑफ माय नहीं, आधा घंटा लीजिए, ढूंढ के लाइए, लिंक फ़ोन करके बोल दीजिए, लिंक भेज दीजिए। आई एम सेइंग सर मेरे लिए अच्छा, आप कह रही हैं। अच्छा, तो आप क्या कह रही हैं बताइए? ग्रेजुएशन करूँ फिर 2 साल का वेट करूँ, तो मैं कुछ कोर्स नहीं कर सकती इसमें, तो डायरेक्टली मैं सोचती हूँ कि मैं ग्रेजुएशन करूँ, उसके बाद एमए करूँ और उसके बाद 1 साल का वेट करूँ। 1 साल का बीएड कहाँ से होता है? फिर 2 साल का होगा। मतलब अभी तो 1 साल का बीएड नहीं हो रहा है, भविष्य में होने लगेगा तो बात और है, अभी तो नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ अभी हो नहीं रहा है उस पर मैं आपको कुछ कमेंट नहीं करूँगा। तो फिर आप बताइए कि ये ठीक है। नहीं, मैं क्या बताऊँ, मतलब जो चीज़ होता ही नहीं, जो चीज़ अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया उस पर मैं क्या बताऊँ? कल को आ जाएगा तो कहोगी सर गलत बता रहे थे। अभी तो एज ऑफ नाउ 2024 तक पीजी के बाद बीएड 1 साल का नहीं होता है, तो फिर आपको 2 साल वाला करना पड़ेगा एज ऑफ नाउ। कल को हो जाए तो अलग बात है। ओके सर, मास्टर के बाद फिर मुझे 2 साल का बीएड करना पड़ेगा? जी ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये तो नंबर क्या है, मैं इससे अगर मैसेज करूँ तो मुझे क्लास का लिंक आ जाएगा ना? हाँ, उनको मैसेज कर दीजिए, आ जाएगा क्लास का लिंक। लास्ट है ये कि मुझे रेसिडेंसी बीएड करना है, कंफर्म है, चाहे वो मैं दिल्ली से करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँ, ठीक है, एक साथ मुझे एक ही बैच मुझे खरीदना होगा या दोनों बाय करना डिपेंड होगा? करता है कौन सा सब्जेक्ट है, दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी सेट होता है। पहले आप जामिया के लिए ले लीजिए, ठीक है? ओके सर। सर दोनों वर्क नहीं कर पाएगा? दोनों नहीं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है। मान लो वहाँ लैंग्वेज का भरोगी तो ड्यू के लैंग्वेज के पेपर में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत पूछता है, उसका 04 वाले बैच से कोई लेना देना नहीं है ना। ओके सर। दोनों का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही अलग है ना। ओके सर। ठीक है, जामिया में हमको सोशल साइंस ये सब पढ़ाना है, और वहाँ जो है उससे पूछ रहा है लैंग्वेज वाले बैच में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत पूछता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए अलग ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ओके सर। ठीक है, ओके फुरकान, थैंक यू। देखिए, बाकी के लोग एक चीज़ नोटिस करिए, फुरकान की एकदम आवाज़ ही नहीं क्लियर आ रही थी, एंड इट्स रियली एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू टेक द क्वेरीज। लेकिन क्वेरीज जेन्युइन हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे उन क्वेरीज को लेने में कोई दिक्कत है। बहुत पेशेंटली किसी बच्चे को आपको हैंडल करके उस चीज़ को सुनना पड़ता है। थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग आप लोगों को भी अपने लेवल पे करनी चाहिए। मतलब ये सब बातें कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने सुना है, दोस्तों ने कहा है, और लड़के कह रहे थे। पहले उन और लड़कों की काबिलियत क्या है, क्या क्वालिफिकेशन, किस बेसिस पे कह रहे हैं, ठीक है? जैसे रिसेंटली मुझे कहीं से मैसेज आया इंस्टा पर कि सर हम आपको आपका क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि पहले उनको डेमो देखना है। तो हमने कहा पेरेंट्स से क्वालिफिकेशन क्या है आपके? मतलब आप भी तो मुझे बता दो कि आर यू केपेबल एनफ और क्वालिफाइड एनफ टू जज मी, ठीक है? तो ये चीज़ तो देखो यार, पता है इसमें मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, भाई आपका कट जाएगा बड़ा वाला। ये जो तमाम बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस उधर होते हैं जो कहते हैं डेमो करा रहे हैं, अबे डेमो में टीचर क्या पढ़ाने वाला है तो टीचर को पता है। टीचर क्या करेगा? टीचर अपना बेस्ट टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा उसने अध्ययन कर रखा हुआ वाला टॉपिक तुमको पढ़ा देगा लाके उस दिन। अरे किसी का क्वालिटी तुमको पढ़ने के महीना भर बाद पता चलेगा कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, क्या उसी रिदम से पढ़ा रहे हैं, उसी मोमेंटम से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ बैच 1 कंप्लीट हो गया है, अब मेरा 2-4 दिन में बैच 1 वालों के साथ फीडबैक सेशन कंडक्ट होगा। एक एक बच्चे से मैं पूछूंगा कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा नहीं रहा, ये सब बाद में पता चलता है, तुरंत में नहीं पता चलेगा। पेरेंट्स को डेमो देखना, अच्छा डेमो देखना उनको, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। भाई आपका बड़ा वाला कट जाएगा पहले दिन, तो हो सकता है वरना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करे, कोई भी यही करता है। तो मतलब कई बार आप बेवकूफ़ होते नहीं हो, आप बेवकूफ़ खुद ही बनने जाते हो। तो खुद भी थोड़ा आप लोग इन सब चीज़ों पे सॉर्टेड रखिए कि भैया हमको ये चीज़ नहीं करना है और हमको ये चीज़ करना है,
और खुद से डिसाइड करिए, ये नहीं कि मैंने सुना है, फलाना भैया ने बोला है, ये बोला। आप खुद देखिए कि आपको देखकर खुद क्या लगता है, क्या होना चाहिए, तब आप ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन पर पहुंचोगे लिटरली। अच्छा, एनीवेज, इन मीन टाइम कमिंग टू श्रेया, देन आई विल कम टू प्रीति। हाँ, ये श्रेया। सर नमस्ते। ये श्रेया सर नमस्ते। अच्छा, ये श्रेया, ये नमस्कार जी। आपके नाम आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है जी, बताइए। हाँ, मेरा बेटी का नाम है श्रेया सर, और वो यफ जो है अभी बात कर रही तो उनको थोड़ा साइलेंट कीजिए सर, उनकी आवाज अभी बात में आ रही है। अच्छा, यस यस, प्लीज आप बताइए। हाँ, ये हाँ सर, मैं बिलोंग टू कर्नाटका हूँ सर। सर कर्नाटका के कोई यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्लास देते हैं क्या सर? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में CUQP 03 से एडमिशन होता है। हाँ ओके सर। और एक बात सर, जो अभी आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया सर, उसमें करस्पॉन्डेंस मिलता है क्या सर? नहीं, करस्पॉन्डेंस नहीं मिलता है। जितने भी टीचर एडुकेशन के फील्ड में, देखिए सर, जितने भी टीचर एडुकेशन के फील्ड के डिग्री कोर्सेज है ना, उसमें आप डिस्टेंस से नहीं ले सकते हो। जो भी प्रोफेशनल डिग्री होती है ना, आज भी इंडिया में वो डिस्टेंस से नहीं होती है। बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन उसके बाद भी ना आपको बीएड डिस्टेंस जगह जगह सुनने के लिए मिलेगा। तो जब बीएड डिस्टेंस सुनने के लिए मिलता है तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना टोटली अलग होता है। वहाँ पर वो आपसे बोलेगा कि पहले ही आपके पास टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, किसी CBSE रजिस्टर्ड स्कूल से, आपने ऑलरेडी रेगुलर मोड में DLED कर रखा हो, डिप्लोमा लेवल का डिग्री ले रखा हो, तब आप बीएड कर सकते हो डिस्टेंस से। वो ये बात कहेगा। हर बच्चा डिस्टेंस से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। हाँ सर, और एक क्वेश्चन सर, क्या है, मैं अभी DED किया हूँ मैं, और स्पेशल मैं अभी गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। मैं अभी बीएड करना चाहता हूँ। स्पेशल बीएड जो है सर, स्पेशल बीएड जो है वो करना चाहता हूँ मैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा। आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो। हाँ सर, इग्नू यूनिवर्सिटी में स्पेशल बीएड है क्या सर? नहीं, इग्नू में स्पेशल नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इग्नू में स्पेशल नहीं है। चेक करना होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इग्नू में स्पेशल नहीं है। कौन से स्पेशल यूनिवर्सिटी है सर? स्पेशल बीएड यूनिवर्सिटी है, थोड़ा बता सकते हैं सर? BHU कराता है स्पेशल एजुकेशन में, DU कराता है। डिस्टेंस से करवाता है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। हाँ वही सर, मैं डिस्टेंस ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जॉब। लेकिन आप डिस्टेंस से बीएड क्यों, आप डिस्टेंस से बीएड कर लो ना, क्यों स्पेशल के चक्कर में पड़ रहे हो? डिप्लोमा आपके पास है ही स्पेशल से। हाँ, तो आप उसमें फिर कैसे करें? बीएड नॉर्मल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? बीएड नॉर्मल बोले तो सर मतलब स्पेशल वाला बीएड ना हो। हाँ, आप नॉर्मल बीएड कर लीजिए। आप जॉब में तो तब भी एलिजिबल रहेंगे। नहीं सर, अभी क्या है, वो स्पेशल बीएड जो रहता है स्पेशल बच्चों के लिए रहता है ना सर? यस राइट। मैं वो एक कोर्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। आई गॉट योर क्वेश्चन। व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्पेशल एजुकेशन में डिस्टेंस से बीएड करवाता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। आप जामिया को चेक करिए, मोस्ट ऑफली जामिया करवाती है। और एक सर, अभी जो आप दिल्ली बैच में जो बोल रहे हो, नियर टू दिल्ली के लगभग BHU यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बताया सर। आउट ऑफ दिल्ली मैं बोल रहा हूँ सर, कर्नाटक की कोई यूनिवर्सिटी के बारे में आप इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हो? नहीं, मैंने बोला तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका आपको अच्छा पड़ेगा एज फार एज बीएड कंसर्न्ड है। हाँ, वो तो मेरे को यूज नहीं होता है ना सर। हाँ, अब आप जैसे आप डिस्टेंस से ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। हाँ, आप डिस्टेंस से ढूंढ रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अदरवाइज RIE मैसूर आप देख सकते हो। RIE मैसूर सर, वो भी डिस्टेंस मोड में नहीं देता है। हाँ, यही पॉइंट है। आप डिस्टेंस भी देखना चाह रहे हो, और जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं डिस्टेंस बीएड बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि 99% लोग एलिजिबल नहीं है ना सर। हाँ वही सर, वही। जैसे आपने DLED कर रखा है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट में पढ़ाते हो अभी, राइट? यस सर। हाँ, अब देखो, आपने DLED कर रखा है, आप गवर्नमेंट टीचिंग जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हो टीचिंग में, तो आप एलिजिबल हो डिस्टेंस से। यहाँ तो बाकी का बच्चा ऐसा कर ही नहीं रहा है। हाँ, तो इसलिए उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ सर, अभी मैं क्या करूँ? मेरे को भी बीएड करना है, स्पेशल बीएड भी करना है, क्या सजेशन देते हो? देखिए, मेरे को मेरा इस पे सिंपल सा सजेशन ये है कि अगर आप डिस्टेंस से स्पेशल एजुकेशन अगर होता है, ठीक है, अगर आप एलिजिबल बैठते हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप कर लीजिए, ठीक है, गो फॉर इट। स्पेशल एजुकेशन से बीएड अगर डिस्टेंस से कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है तो गो फॉर इट। और अगर नहीं करवा रही है, मान लीजिए अगर नहीं मिलता है, तो देखिए, ये तो बेफिजूल की बात है कि ऐसा हो कि आप जॉब छोड़ के जाओगे, ऐसा तो करोगे नहीं आप, ठीक है। नहीं सर। हाँ, सिंपल सी बात है। तो बात इतना है, तो आपको बीएड डिस्टेंस से कर लेना चाहिए,
ओके सर, ओके ओके। ठीक है, आपको बीएड जो है डिस्टेंस से कर लेना चाहिए। सर इग्नो के क्लास, इग्नो यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्लास देते हो? हाँ, इग्नू और जामिया के दोनों का डिस्टेंस का क्लासेस डेली बाइट्स पर होती है। ठीक है, हाँ ओके। डिस्टेंस उसकी हाँ, डेडिकेटेड उसके बाद- फैकल्टी ही अलग से हैं। ठीक है, मैं आपको उनका नंबर यहाँ चैट बॉक्स में बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ सर बताइए। नंबर है 933 933 64 64 9484। 9484 मैं check- 933 64 9484 सर ना? हाँ, 933 ये 64 हाँ सर 94 हाँ हाँ 824। 824 सर। हाँ, ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। 9 हाँ ओके सर 933 64 94 824। ओके सर, ये किसका नंबर है सर? सर थोड़ा बता। ये डिस्टेंस एजुकेशन का मसला डेली बाइट्स पर देखती हैं, आप इनको मैसेज कर दीजिएगा। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, इग्नो के बारे में ना सर information? हाँ हाँ हाँ, इग्नू और जामिया डिस्टेंस से बीएड का जो मैटर है वो देखती हैं। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। एक्चुअली हम लोग की टीम में भी ना डेडिकेटेड है कि मैं तो सारा ही देखता हूँ, बाकी का अगर किसी को बहुत स्पेसिफिक उसके अंदर जानना हो तो XYZ फैकल्टी डेडिकेटेड है उस काम के लिए। ओके सर, हाँ, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो लोग वॉइस जो डेडिकेटेड बंदे हैं उस काम के लिए वो आपसे वॉइस कॉल पर भी बात कर लेंगे। ओके सर, ओके ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। कुछ और जानना है आपको? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू काजल झा। only one question. काजल, यस प्लीज। हाँ जी काजल हेलो सर। जी बताइए। हाँ सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बीकॉम से, ठीक है, और अभी मैं एमकॉम कर रही हूँ। ठीक है, मेरा फाइनल ईयर है। ठीक है, और मैं बीएड कर रही हूँ, मतलब बीएड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तो बीएड के बाद मैं तो उसके लिए 11th 12th यानी कि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल रहूंगी ना? हाँ एलिजिबल तो हैं। अच्छा ठीक। ठीक है सर, बस ये डाउट था मेरा। ओके ओके, थैंक यू। देन आई कम टू प्रीति। काजल मास्टर्स कंप्लीट रहना चाहिए तभी एलिजिबल है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, बस फाइनल ईयर है बट अभी। ठीक है, तो कंप्लीट करने के बाद बीएड कर दी, दोनों में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अभी सर जैसे अभी ये अभी तो मेरा 3rd सेमेस्टर का एग्जाम है, ठीक फिर है, 4th सेमेस्टर कंप्लीट का करने के बाद होगा, एलिजिबल है। ठीक है, हाँ हो सकता है ना? यस यस, एलिजिबल है कंप्लीट करने के बाद। ओके, ठीक है देन आई सर। कम और मैंने टू ठीक बैच ज्वाइन किया था, तो बैच आज से स्टार्ट होंगी ना? यस यस क्लासेस यस होंगी अपने टाइम पे? यस यस यस। हाँ ठीक है सर। यस, देन आई कम टू प्रीति। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग प्रीति जी, बताइए। सर मुझे यह जानना है कि मैं अभी मैथ ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मुझे बीएड करना है, तो मैं सीयूईटी का फॉर्म कौन सा कोड का भरूं? CUPP 07। और मैं दिल्ली बाइट्स पर बीएड कोर्स खरीदना चाहती हूँ, तो कोर्स सर कौन सा खरीदूंगी? 07 कर लेंगी। सर अगर एक बार मैं सीयूईटी मतलब मान लीजिए मेरा DU में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो सीयूईटी का फिर से फॉर्म फिलअप होगा या नहीं? अगले साल मतलब मैं मतलब अगले साल भर सकती हूँ? इस साल नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर 2026 में देंगे। मतलब अच्छा जी सर, तो सीयूईटी का मतलब मेरा सिलेक्शन अगर होगा तो मैं कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो सकता है? कोई में भी नहीं होगा, जो यूनिवर्सिटी CUET से एडमिशन लेती है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। और अगर मेरा भी मैथ ऑनर्स से मैं कर रही हूँ मैथ ऑनर्स से, तो मैं अगर मैं बीएड करूंगी तो वहाँ पे मतलब मैथ का ही रिलेटेड पढ़ाई होगा या तो किसी चीज का पढ़ाई होगा? अगर कुछ और पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ोगी, कुछ और पढ़ाएगा नहीं? तो नहीं मतलब पढ़ोगी। मैथ ऑनर्स से कर रही हूँ तो सर मैथ से रिलेटेड होगा ना? ये कोई जरूरी है? मैथ ऑनर्स कर रही तो हर सेमेस्टर में मैथ ही पढ़ी होगी, वो सारा सब्जेक्ट? नहीं, मेरा मैथ भी है, फिर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। फिर ठीक है, तो बीएड में भी ऐसे ही होता है। अच्छा ठीक है, कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो हर सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस थोड़ी ना पढ़ा रहता है वो। अरे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं भाई, पढ़ेंगे बीएड में और भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्यों नहीं पढ़ना होगा? ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया,
स्पेशल चाइल्ड, और तमाम बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना होता है यार। इंक्लूसिव एजुकेशन के टॉपिक्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़नी होती हैं, ठीक है। ओके, देन आई कम यस टू सर। निखिल। पेडागोगी होता है, पेडागोगी एक होता है सर सब्जेक्ट वो। ठीक है, देन आई कम टू निखिल जोनवाल। निखिल, देन निश्चल। गुड इवनिंग सर, इट्स निकिता। जी निकिता बताइए। हाँ सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस क्लियरली ऑडिबल, यस प्लीज। Sir, I need your guidance. Truly, I need your guidance right now. My mind is such a messed up right now. Sir, ठीक है। हाँ मैंने मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी इस ईयर, ठीक। उसके बाद मैंने सीयूईटी दिया। सीयूईटी में मैंने इतना पढ़ा नहीं है, मुझे कि एक बार दे के देखते हैं होता क्या है। मैंने दिया और मैंने डीयू और बीएचयू भरा था, तो उसमें मेरा बीएड क्लियर नहीं हुआ। मैंने क्या करा कि मेरा ईयर वेस्ट ना जाए, तो मैंने इग्नू में अपना एमए का फॉर्म भर दिया। अब मेरा एमए में एडमिशन हो चुका है और राइट नाउ मुझे बीएड के लिए भी वो देना है एंट्रेंस, और मैंने बैच भी ले लिया है। अब मैं क्या करूं यार? शुड आई गो फॉर एमए, शुड आई गो फॉर बीएचयू? तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा इस बार एडमिशन हो ही जाएगा? सर, ये तो नहीं लग रहा है, ये लग नहीं रहा है। हाँ, ये ऐसा है कि तो मतलब एक सेकंड अपनी टांग दोनों जगह डाल ली। एक सेकंड, तो अगर हो जाता है एडमिशन, तो एमए में तो एडमिशन बाद में भी हो जाएगा। हाँ, तो पहले बीएड कर लेना, और अगर नहीं हुआ तो जो एमए चल रहा है चलेगा। ओके, सॉर्टेड। थैंक यू सर। नाउ माय माइंड इज समथिंग लाइक क्लियर हुआ है थोड़ा ठीक है। थोड़ा। देखो, इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है भाई, मैं पेपर दूंगा, क्या गारंटी कि हो जाएगा? नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो जो चल रहा है चलेगा, और अगर हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में, तो ये कॉमन सेंस है कि पहले इसको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कल को होगा कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मास्टर्स बाद में कर लेंगे। अब आप सोच लीजिए कितना % चांसेस है कि होगा और कितना % चांसेस है कि नहीं होगा। ठीक है सर, आप दिल्ली से पढ़ रहे हो, अगर पढ़ाई में सिंसियरली ले लिया, क्लासेस में सिंसियरली ले ली, तो मेरा एग्जाम में वो जाना चाहिए। नहीं, ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन माय सिंसियरिटी। हाँ, तो फिर वो आपकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, तो अगर आप उससे सिंसियर है तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। सर, मुझे एक छोटी सी चीज कैन आई यस प्लीज, यस सर, मेरा YouTube वीडियो से तो बिल्कुल ही भरोसा उठ चुका है। अब मैं YouTube पे जाती नहीं हूँ चीजें सर्च करने के लिए। आई जस्ट वांट टू आस्क कि तो ये होता है कि आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं बीएड के बाद, अगर आपका बीएड एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट चॉइस आती है। वो कब आती है आपको? जब तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, जॉब के लिए जब तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तो मेरे पास आना, मैं बता दूंगा कब होता है। ठीक है, पक्का सर? पक्का पक्का एकदम। ठीक है, आप एंट्रेंस क्लियर करिए, फिर आइएगा। ना आप मीटिंग में से नहीं यार, एंट्रेंस क्लियर करो। आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके आएंगे तो मैं खुद ही इज्जत दे के बात करूंगा। हाँ बताइए क्या हुआ? ठीक है, अरे आपको तो देखना चाहिए। अगर आप ठंडे दिमाग से देखो तो यहाँ देखोगे बच्चे इतने तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और उसी चीज़ का जवाब देने के बाद फिर घुमा के पूछते हैं उसी बात को। ठीक है, तो अगर आप मेरी जगह बैठी रहेंगे तो आप देखेंगे आप इतना पेशेंटली नहीं बात कर पाएंगे, अगर 50 लोगों से आपको बात करना हो। प्लस कुछ में गलती नहीं होना चाहिए उसे बताते समय। My younger sister and brothers, मैं उनको पढ़ाते वक्त तीसरे बार अगर वो एक ही सवाल पूछ रहे, उस टाइम मेरा हाथ उठ जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, 2 बार समझा दिया। You have so much patience, I don't even have it. शुरुआत में ही मैंने सारी बात बोली थी कि एग्जाम को लेकर देखेंगे बच्चे पूरा थ्रू आउट द सेशन उस बात को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो अब जहाँ तक पेशेंटली हो सकता है मतलब समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा करके आओगे तो चीज़ होगा। जैसे जो आप बातें कर रहे हो, यू आर येट टू मेक थ्रू दोज एग्जाम्स। एंड इंडिया में कोई भी नॉर्मल सा भी एग्जाम हो ना, उसको क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। शहर में कोई अच्छा स्कूल भी होगा ना, उसमें बच्चे का एडमिशन कराना हो तो उसका भी एंट्रेंस बच्चा पास करने में हालत ख़राब होने लगती है, जो अच्छे स्कूल्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल और जॉब वॉब तो अभी दूसरा एस्पेक्ट हो गया बात करने का। ठीक है, तो पहले बेसिक काम क्या है, पहले मेरा एडमिशन हो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है निकिता, ओके, वेलकम टू निश्चल। थैंक यू निकिता। यस निश्चल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यस प्लीज।
Sir, can we do graduation and DLED simultaneously? टेक्निकली तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि दोनों का डिग्री कभी साथ में नहीं मांगता है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कौन से स्टेट से हैं। बहुत सारे स्टेट में डीएलएड करने का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है। तो दिल्ली, तो दिल्ली में तो डीएलएड करने का क्राइटेरिया 12th पास है। अगर कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा होगा तो उसी डीएलएड को उत्तर प्रदेश में बीटीसी कहते हैं। तो बीटीसी करने के लिए क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, दिल्ली में 12th है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सबसे एक बार बात हो गई है। मैं एक बार चारुल और तरन्नुम से बात कर लूँगा। यस तरन्नुम, आप बताइए क्या दिक्कत है। सर, मेरा डाउट ये है कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी COQP03 वाली, तो सर उस पे जितनी भी मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें अगर हमें एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखना होगा। तो सर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब हम कैसे देखें वो उस चीज? पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके। ओके सर। जैसे मान लो तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वेबसाइट पर जाओ और देखो कि बीएड के कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यस सर। ठीक है, वहां देख के आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी नहीं क्लियर होगा तो आइएगा, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट होगा, मैं भेज दूंगा आप लोगों को सभी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सर एक सेकंड और, वो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स के बारे में पूछना था कि सर वो कब तक मिलेगा? आप लैंग्वेज में हैं? यस सर। तो लैंग्वेज के बैच वालों को तो दे दिया गया सभी बच्चों को। कुछ बच्चे शायद रह गए हैं क्या? सर नहीं, मुझे तो नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं चेक करवा लेता हूँ। ठीक है, आप हैंडलर को मैसेज कर दीजिएगा इसके रिगार्डिंग, मुझे मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ यस चारुल, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर, बताइए। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो चारुल, आई एम गुड। आप बताइए कैसे आई हैं आज बीएड के बैच? तो फाइन सर, एज यू नो कि इकोनॉमिक्स तो मेरे को नई रिटर्न्स दिया। मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन का सोच रही हूँ, तो आप बताइए कंपटीशन किसमें ज्यादा है? बीएड में कंपटीशन ज्यादा है या फिर स्पेशल एजुकेशन में ज्यादा है? यार दोनों में ठीक ठाक है, लेकिन बीएड में ज्यादा है। स्पेशल एजुकेशन में ज्यादा आसानी से एडमिशन हो सकता है। बीएड में ज्यादा है, स्पेशल एजुकेशन में ज्यादा आसानी से एडमिशन हो सकता है। 03 वाला पेपर पे फोकस करिए। 03 को पेपर देना होगा? हाँ, स्पेशल एजुकेशन के लिए। ओके सर, ओके, ठीक है। बाकी आईपी का फॉर्म फिल कर सकती हैं ऐसे भी, वहाँ भी स्पेशल। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ ओके। वेलकम टू एनम सैफी। हाँ, आईपी सोच रही हूँ। हाँ तो आईपी से फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चालू क्या कह रही हैं? बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस से पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल। आप एलिजिबल नहीं हो उससे करने के लिए, जो आपको क्वालिफिकेशन है। ठीक है, हाँ ओके। एनम। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि आज से हमारे कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा, तो जो आप उसके साथ नोट्स दे रहे हैं वो लेना भी अभी कंपलसरी है या फिर हम नहीं, आपके ऊपर उस पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कुछ दिनों सबको। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, क्योंकि मुझे लगा कि साथ में लेना होगा तो नहीं, टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू। ठीक है, यस इकरा। चलिए क्लास, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की मैं ओपन सेशन आप लोगों के साथ और थोड़ा कंडक्ट कर दूं। जो भी आप लोगों के डाउट और क्वेरीज होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि सभी लेवल पर एड्रेस कर दिया जाए। आने वाले समय में जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी ओपन सेशन की, मैं कंडक्ट कर दूंगा। एज ऑफ नाउ आज मेरी थोड़ी क्लास है, मेरा थोड़ा सा शेड्यूल पैक्ड है, मुझे और भी फैकल्टी से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। थोड़ा सा मुझे सबका पहला दिन है, बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आई एम लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम कि मुझे उन क्लासेस का भी शेड्यूल वगैरह थोड़ा सा देखना है। तो आई विल बी रैपिंग अप दिस सेशन ओवर हियर। जिनको भी कुछ डाउट है रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। यस इकरा, क्विक। सर जी, मुझे ये पूछना था कि अभी ना मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, अभी जून में फाइनल हो जाएगा, तो मैं सोच रही थी कि मैं सीयूईटी का एग्जाम दे दूँ, तो सर क्या मैं नेक्स्ट ईयर 2025 में मैं बीएड के लिए मतलब मैं अप्लाई कर सकती हूँ? अगर हो जाता है? हाँ अभी भी कर सकती हैं, अभी भी कर सकती हैं, इसी समय करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर उस टाइम तक मेरे हाथ में डिग्री नहीं होगी ना। कर सकती हैं अप्लाई। ओके सर, ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू।